हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन जहां पर वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना। तो गाइस, हिस्ट्री का हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। फुल चैप्टर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए आने वाला है, डिटेल में कुछ घंटों का सेशन होगा वो। एंड देन जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था लाइव नोट्स, उसका भी सेशन हम सून शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी गोना फिनिश अ फ्यू मोर चैप्टर्स एंड वन ऑफ दोस चैप्टर्स इज ज्योग्राफी का ये बड़ा ही आसान चैप्टर। नाउ गाइस, शुरू करने से पहले मैं आज बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, थोड़ा सा आपसे डायरेक्टली आपको आज का सेशन देने वाली हूँ। तो लेट मी टेल यू कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आई वांट कि आप मुझे हर रोज अपने बस 20 से 25 मिनट दे दो, 20 to 25 minutes every day, not even every day, 4 times a week. And I promise you कि by the time we come to June, July, you will be very good in terms of SST syllabus. SST के नाम सुन के आप कांपोगे नहीं, बल्कि आप हा हंसोगे, आप खुश होगे, आप कहोगे कब आएगा SST का एग्जाम, है ना। बट यू नीड टू प्रॉमिस कि यू विल बी कंसिस्टेंट। जब भी मैं वीडियोस निकालूंगी इस चैनल पे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट हिस्ट्री की हो तो शायद 40 मिनट्स चली जाए कोई वीडियो, बट मोस्टली इतने ही ड्यूरेशन की वीडियो होती है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसका रिप्ले देख रहे हैं, लाइव सेशन आज का नहीं देख रहे, तो आप इसको 1.5x या 1.25x पे भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की। इफ यू गाइज आर रिवाइजिंग, इफ यू गाइज फाइंड इट स्लो, मेरी आवाज आपको धीमी धीमी लगती है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एंड तक जरूर देखो, ठीक है। एंड में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगी जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। शुरू करते हैं हम चैप्टर से। इस चैप्टर को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है क्योंकि आराम आराम से पढ़ते हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। पहला है L1 जिसमें हम रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड सेशन में हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड सेशन जो शायद इस चैप्टर का थोड़ा सबसे ज्यादा रट्टाफिकेशन का पार्ट है, वो है सॉइल रिसोर्सेज। इसी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको आना ही आना है। एक्चुअली इन दोनों सबसे ही आते हैं, बट वो थोड़ा लर्न करना ज्यादा है। एंड देन फाइनली वी आर गोना हैव एन ऑल चैप्टर वी क्विज NCERT क्वेश्चंस, राइट। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो। लेट अस बिगिन। What is a resource? संसाधन क्या होते हैं? क्लास 8 से आप पढ़ रहे हो कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ वो सारी चीजें जो हमारे नीड को सेटिस्फाई, हमारी नीड को पूर्ण सेटिस्फाई करती है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत प्यास लग रही है ना। तो नदी तो मैं जा नहीं सकती पानी पीने, इतनी दूर, पता नहीं नदी कहाँ है बैंगलोर में। तो मेरे पास है ये बॉटल। This bottle is satisfying my need right now of drinking water. तो ये बॉटल मेरे लिए एक रिसोर्स है। ये आपने 8th स्टैंडर्ड तक डेफिनेशन पढ़ी थी। अब आप 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो तो थोड़ा एडवांस पढ़ोगे, है ना। तो रिसोर्सेज वो चीजें होती है जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पानी में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात होती है कि इन मॉलिक्यूल्स को अलग करके हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए, बट अभी हमारे पास ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है ये करने के लिए। तो इट इज नॉट अ रिसोर्स राइट नाउ। बट हमारे पास रिसोर्सेज है आयरन को निकालने के लिए, गोल्ड को निकालने के लिए, उससे सामान बनाने के लिए। तो एनीथिंग कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। ये रट लो टर्म्स। सेकेंड, इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब कि उसको निकालने से, उसको एक्सट्रैक्ट करने से आप पैसा कमा रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे लैंड के नीचे आयरन है, उसको निकालने में 100 करोड़ रुपए लगते हैं, तो आप 500 करोड़ रुपए कमा भी रहे उससे सामान बना के, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना पैसा डाल दिया और इतना थोड़ा सा आयरन निकला। तो इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, राइट। एंड तीसरा है इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको बोले कि छोटे बेबीज के स्किन को खाने से जो है बहुत अच्छी हेल्थ बनती है ना, बहुत अच्छा रिसोर्स है वो हमारे लिए, तो यार वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है ना। छोटे छोटे बच्चों की स्किन खाएंगे, मतलब ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में भी क्यों आया, अभी आया, ठीक है।
एनीवेज, या फिर बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, उसको हम रिसोर्स इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो कल्चरली एक एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, वी डोंट एग्जैक्टली कॉल इट अ रिसोर्स। तो ऐसी कोई चीज जो हमारी नीड को पूरा करे, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इस चीज को हम बोलते हैं रिसोर्स। अब एक क्वेश्चन आता है दैट आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? तो आप कहोगे नहीं जी, रिसोर्सेज जो है मुफ्त में नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि हम एक दिन वॉक कर रहे हैं और पेड़ पे जो है टी शर्ट जो है लटक रही है, आपने उठाया और पहन लिया, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो बनते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी से बनते हैं, है ना, वो लोगों के प्रयास और खून पसीने से बनते हैं, राइट। तो हम ह्यूमन बींग्स खुद ही, हमारी टेक्नोलॉजिकल नोहाउ, हमारा दिमाग खुद में ही एक रिसोर्स है। मतलब डायनासोर्स भी एक जमाने में इस धरती पे चलते थे, तब भी अंदर हमारी धरती के आयरन था। डायनासोर्स ने तो आयरन को निकाल के आयरन कढ़ाई नहीं बनाई, है ना, डायनासोर रिसोर्स नहीं था, आयरन भी उस टाइम रिसोर्स नहीं था। आयरन कब रिसोर्स बना? जब हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इस दिमाग को यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट करना सीखा, उसे कढ़ाई बनाई। So it is human beings that converts, that transforms any material available हमारे सराउंडिंग्स में into a संसाधन, into a resource। समझ आया? थम्स अप दे दो इसी बात पे। अच्छा, अब थोड़ी टेक्निकल बात पे आते हैं, तो बड़ा आसान था। नाउ ह्यूमन बींग्स जो है ना, मतलब अल्टीमेटली ये जो रिसोर्स है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब हुआ? ह्यूमन बींग्स जो है नेचर से इंटरैक्ट करते हैं। नेचर से मतलब हम आयरन निकालते हैं, हम एनिमल्स को किल करके उनका मीट खाते हैं, तो हम इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, है ना। हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सब करते हैं, खुद तो अकेले हाथ से ऐसे नहीं खोदते ना, टेक्नोलॉजी यूज करके चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिसोर्सेज बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं और इनको बेचते हैं, इनका यूज करते हैं, इनको लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ये सब नेचर में अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी से हमने इन्हें एक्सट्रैक्ट किया और अब प्रॉपर मार्केट जो एक इंस्टीट्यूशन है ना, हम इतने में बेचेंगे, इस तरीके से सामान बिकता है, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन। इसके थ्रू जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इसके थ्रू जो है हमारे रिसोर्सेज के वजह से देश का बढ़ावा होता है। सो देयर इज एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इज दिस अ वर्ड? ओके, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, वो मतलब यही उसका मतलब है, मार्केट हो गया, समाज हो गया, ये इंस्टीट्यूशंस है जो हमने बनाए हैं। इसके बिना तो मतलब सोसाइटी, समाज ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट? चलो भाई, एसी को क्या हो गया? चलो, नाउ आपके बुक में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, टेक्निकली रैशनलाइज रिसोर्स, जो रैशनलाइज किताब है उससे हटा दी गई है, लेकिन टेबल दी गई है और आपको बता रखा है कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस टेबल को समझने वाले हैं और सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जान लेंगे, सो दैट अगर कभी कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप पीछे ना हो। आपको रटना कुछ नहीं है, आपको बस हल्का फुल्का समझना है। तो रिसोर्सेज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नेचुरल मतलब जो भगवान ने हमें दे रखी है ना, दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। जैसे भगवान ने हमें पानी दिया है, हवा दिया है, जानवर दिए हैं, गोल्ड दिया है, आयरन दिया है, ऑल ऑफ दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स खुद एक रिसोर्सेज है, या फिर ये टी शर्ट जो हमने बनाई है ये एक ह्यूमन मतलब, या बिल्डिंग हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। बेसिक समझ लो, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। नाउ अगेन गाइज, आपके बुक में दे रखा है कि किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट क्योंकि आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि एक लड़की थी और वो जो है क्लासिफाई कर रही थी रिसोर्सेज इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन व्हाट बेसिस वाज शी क्लासिफाइंग द रिसोर्स? किस बेसिस पे वो रिसोर्सेज का हिस्से कर रही थी? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता, थोड़ा आइडिया हो तो अच्छा, इजी रहेगा लर्न करने में। समझ लो बस, है ना।
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक में। बायो मतलब जिसमें जिंदगी है, जिसमें लाइफ है, तो एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, जिसमें जिंदगी होती है उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज जो जिसमें जिंदगी नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग, फॉर एग्जांपल रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कितनी जल्दी वो खत्म होते हैं, हम संसाधन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल गाइस ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ना, तो इतना मुश्किल नहीं है। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी जल्दी रिन्यू और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना, थ्रू केमिकल। आपको रटना नहीं, आपको समझना है ना। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, सूरज से जो है हम एनर्जी लेके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और हम कल भी वो एनर्जी ले सकते हैं, 100 साल बाद भी वो एनर्जी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सूरज कहेगा अब तुमने बहुत ले लिया अब मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं कहेगा ना सूरज, राइट। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये सब आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत सारे साल लेते हैं टू गेट रिन्यूड। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक बार हमने उसको यूज कर दिया, वो धुआं बन गया, तो भैया बहुत साल लगेंगे वापस से उतने फॉसिल फ्यूल्स बनने के लिए। तो वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो सकते, एक बार यूज कर लिया तो खत्म, धुआं बन गया, है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन उन संसाधन को ओन करता है, उसके बेसिस पे हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं इनटू इंडिविजुअल, जैसे अपना घर, मेरा घर इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स जो पूरे समाज की है, कम्युनिटी की है, जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स तो चलो नेशनल कह सकते हो, बट जैसे हमारे पार्क्स हो गए, ग्रेवयार्ड्स हो गए, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज है ना। ऐसा नहीं कि मैं जाके पार्क में बोलूँ मेरा पार्क है, तो सबका पार्क है ना, कम्युनिटी पार्क्स होते हैं। फिर आगे नेशनल रिसोर्सेज जो पूरे देश के होते हैं, जैसे रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, रिवर्स हो गई हमारे देश की, ये सब देश की प्रॉपर्टी है। फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न करती है, जैसे स्पेस के रिसोर्सेज, है ना, या फिर खुले ओशन में क्या हो रहा है वो सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब ऑन द बेसिस, अब गाइस जो आपका एक इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में रैंडम क्वेश्चंस दिया होता है, उसमें इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है स्टॉक और पोटेंशियल, जो हटा नहीं रखा रैशनलाइज सिलेबस से। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ना ये जो बुक पढ़ रहे हो, अगर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, समझ लो, डायरेक्ट तो नहीं आएगा बट एटलीस्ट आपको पता होगा मैं मतलब बुक में है क्या, ठीक है। Now on the basis of development, कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप हुआ है, it can be divided into 4 parts. पहला हम समझते हैं सबसे आसान, डेवलप्ड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि भाई राजस्थान में कॉपर मिलता है, कि झारखंड वाले एरिया में जाओगे तो काफी ज्यादा मिनरल रिच एरियाज है, वो हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, हम उसका सामान भी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप पीटीएम में जाते हो और टीचर कहता है कि ये जो बच्चा है इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, टॉप करने का पोटेंशियल है, पर ये क्लास के पीछे बैठे बैठे जो है सोता रहता है, लंच खाता रहता है, गप्पे मारता रहता है, तो ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं इसमें पोटेंशियल बहुत है, ऐसे रिसोर्स को हम बोलते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स है, जिसमें एक दिन वो जो सब्सटेंस है वो शायद बहुत अच्छा रिसोर्स बन जाए, बट अभी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, नालायक बच्चा नहीं रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि राजस्थान में बहुत अच्छी धूप निकलती है, पता है हमको ये बात, है ना, कोई नई चीज थोड़ी है, डेजर्ट है, धूप अच्छी आती है, उस धूप से मस्त सोलर एनर्जी हम लोग बना सकते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल बहुत है, पर अब हम यूज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, कोई भी रीजन हो सकता है, हम नालायक है, पैसा नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, जो भी रीजन है, इट्स अ पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। अब हम आते हैं 2 अलग टाइप के रिसोर्सेज पे, एक है स्टॉक। स्टॉक वो वाले होते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस है
है ना, वो उसको हम यूज कर, मतलब उसमें बहुत पोटेंशियल है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने की। जैसे मैंने आपको बताया H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का हम अलग करके उनको अलग हाई लेवल पे यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, है ना। सो दैट इज अ स्टॉक रिसोर्स। फिर हम आते हैं रिजर्व में। रिजर्व क्या होता है, जैसे कभी कभी आप किसी इंसान के साइड में बैठना चाहते हो, आप जाते हो, कहते हो यहाँ मैं बैठ जाऊं, तो कहेगा नो यू कैन नॉट सिट हियर, दिस इज रिजर्व्ड। रिजर्व मतलब मैंने इसको बचा रखा है किसी और के लिए जो आगे आएगा। वैसे ही कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम यूज नहीं करते, हम उसको बचा के रखते हैं फॉर द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल यूएसए बड़ा शैतान देश है, अभी वो पूरे दुनिया का ऑयल यूज कर रहा है खरीद खरीद के, पर उसके खुद के पास बहुत सारे रिजर्व में ऑयल है जो वो बचा रहा है फ्यूचर में बेचने के लिए, जब वो खुद अकेला देश होगा बेचने वाला ऑयल को, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेस। अब जिन बच्चों को वो पार्ट नहीं पढ़ना था, आप आगे भी आ सकते थे या फिर तेज पढ़ लो, बट गाइस अगेन आई वुड से वो पार्ट समझ लो, मत छोड़ो, ठीक है। अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नाउ गाइस हमारे जो रिसोर्सेज है वो बड़े जरूरी है फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जब हम हंटर गैदरर से केव वगैरह में रहते थे, जानवरों को मारते थे, तब हमारी जिंदगी बेहतर थी, नहीं। अब हमारी जिंदगी बड़े आराम की है क्योंकि हमारे पास एसी भी है, घर भी है, धूप बारिश कुछ भी हो हम बच पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ना करें। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब अंधाधुंध बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करें। अभी जो है हम इतना बुरी तरह भयंकर तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद एक दिन वो खत्म हो जाए और फिर हमारे बच्चों का क्या होगा या हमारा ही क्या होगा, राइट। सो रीजंस, क्या रीजंस है कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। पहले है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि हम इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है तो रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ तो मस्त हम काट रहे हैं, हमारे आंखों के सामने हमें दिख रहा है कि कितने जंगल खत्म हो रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब आपके पेट्रोलियम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। ओवर पॉपुलेशन, जितने लोग उतना ज्यादा खपसी, मतलब इतना ज्यादा खाएंगे हम लोग, राइट। तो दैट इज द रीजन व्हाई रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड या खत्म हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम इससे फर्क क्या पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो ध्यान से लिखना। अगर हम अब प्रॉब्लम क्या है कि इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि सब लोग इक्वली रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत सारा पानी यूज करते हैं, कुछ लोग एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा गोल्ड है, कुछ लोगों ने गोल्ड शायद आंखों में जिंदगी में देखा ही ना हो, है ना। तो क्या है कि कुछ लोग अपने फायदे, अपनी ग्रीड के लिए, कुछ इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। हर 6 महीने में फोन बदलते हैं, हर 2 साल में 2 गाड़ियां लेते हैं। व्हाट इज दिस? यूजिंग, ओवर यूजिंग रिसोर्सेज, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा है उनके पास, और उसने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स होते हैं जिनके पास सामान है, संसाधन है। हैव नॉट्स होते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, पानी नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, राइट। अब ये तो समाज का प्रॉब्लम हुआ। इससे क्या हुआ कि हमारे ग्लोब में भी, हमारे धरती पे भी बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। याद रखना गाइस, if someone is changing their phone every 1 year, ठीक है, मेरा भी मन करता है बोलने का, भाई कुछ हो गया क्या तुम्हारे दिमाग को। ये जो फोन है ये हमारे कुछ रिसोर्सेज से बने हैं जो धरती में बहुत कम है, नॉन रिन्यूएबल है ना। एक दिन खत्म हो जाएगा हमारे धरती के अंदर एल्यूमिनियम और आयरन, फिर क्या करोगे तुम, राइट। तो इसीलिए जरूरी है हम रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज करें, एंड नॉट जस्ट दैट, रिसोर्सेज का एक प्रॉपर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्विटेबल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, किल्लत हो रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि ग्लोबल पीस हो, ना, दुनिया में शांति बनी रहे और सब लोग एक अच्छी क्वालिटी की जिंदगी जिए। अगर आज हम लोग रिसोर्सेज यूज करते रहे तो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर बहुत खतरे में है।
अगेन ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग होता है कि हम समझे कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए, मतलब प्लान होना चाहिए, नहीं कि बस अंधाधुंध आप यूज करे जा रहे हो। ये वाली जो बात थी रिसोर्स प्लानिंग की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पहली बार इंटरनेशनली हुई थी इन रियो दी जनेरो अर्थ समिट 1992। बट उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ गाइस, just a sec. हाँ, सॉरी एसी चल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, नाउ गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा तरीके का डेवलपमेंट होता है दैट टेक्स प्लेस विदाउट दैट सैटिस्फाइज द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। मतलब आज अगर मैं धरती के अंदर से आयरन निकाल रही हूँ, ऑफ कोर्स जरूरी है, ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि भैया आप पहले की तरह हट में रहने लगो। जरूरी है आयरन निकालना, कंक्रीट निकालना, बिल्डिंग बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये जरूरी है, हम सब डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन अंधाधुंध मत करो, प्लान करो कि फ्यूचर के लिए क्या छोड़ोगे। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हम कर सकते हैं। अब पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, रिसोर्स प्लानिंग की बात कब उठी थी इंटरनेशनली? 1992 में रियो दी जनेरो अर्थ समिट। इट हैपेंड ऑन द जून ऑफ 1992, जहां पर मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स वगैरह मिले थे। और उन्होंने बोला, उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था मिलने का, पार्टी के अलावा ये था कि हमें कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स है हमारे एनवायरनमेंट की, हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसके बारे में हमें बात करनी है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब समाज है ना, हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, अंधाधुंध इंडस्ट्री बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने के लिए लोग जो है यहाँ पर 1992 में मिले थे। अब मिले, उन्हें ऑब्जेक्टिव भी पता है, तो ऑफ कोर्स इसका आउटकम भी होगा, है ना। ये तो ही ना है कि बस मस्ती करने के लिए मिल लिए, है ना। तो आउटकम क्या था? उन्होंने एक डेक्लेरेशन साइन किया called the Global Climate Change and Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम लोग जो है कुछ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करेंगे। जैसे 33% से कम फॉरेस्ट एरिया नहीं होना चाहिए, 42% होना चाहिए, इतने सारे स्पीशीज को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वन मेजर थिंग दैट दे अडॉप्टेड वाज एजेंडा 21। ठीक है, What is Agenda 21? Agenda 21 यहाँ पर रियो दी जेनेरो में सब लोगों ने साइन किया था। The main aim was कि by 2021, अभी हम किस साल में? 2023। तो आपकी बुक हो गई है आउटडेटेड, है ना, इन्हें अपडेट करना चाहिए। तो एनीवेज उस टाइम इन्होंने डिसाइड किया था कि सारे कंट्रीज अपने लोकल लेवल पे एजेंडा 2021 बनाएंगे, जिसमें लोकल लेवल पे वो देखेंगे कि कैसे वो पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, पॉवर्टी गरीबी कम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज को कम कर सकते हैं, और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो जो लोकल लेवल पे सारे कंट्रीज जो है अचीव करने का प्रयास करेंगे, और देश जो है एक दूसरे की मदद भी करेंगे, जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। That was Agenda 21। तो इंटरनेशनली जो है रिसोर्स प्लानिंग की बात उस टाइम पे हुई थी, राइट। अब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम भी समझ गए थे कि रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों गाइस? अगर प्लान ना करो ना, आप देखते हो टाइम बहुत वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम आ रहे हैं, 20 दिन है, टाइम टेबल आपने बनाया नहीं, तो क्या होता है जब टाइम टेबल नहीं बनाते? आपको पता ही नहीं सिलेबस क्या है, आप टाइम वेस्ट करते रहते हो, आपको पता ही नहीं होता क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सिमिलरली अगर हम रिसोर्सेज की बात करें और उसकी प्लानिंग ना करें, बस यूज कर रहे हैं जो हमें सामने दिख रहा है, तो दैट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हमें रिसोर्सेज को जुडिशियसली अच्छी तरीके से यूज करना है, तो रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। Another reason for resource planning is diversity in the availability of resources। हमारे देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो बोले मेरे पास सारे संसाधन है, मैं खुश हूं।
स्टेट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पास बहुत सारा पानी है, वाटर रिसोर्स है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ खास नहीं है ना। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन रिसोर्सेज। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स है, उन पर आयरन है, कोल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान की बात करें तो सूरज बहुत अच्छा आता है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी नहीं है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है। लद्दाख की बात करें तो वहां का कल्चर, लैंग्वेज, हेरिटेज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उस पर नहीं है। तो कोई भी स्टेट को, हमारे या कोई भी देश दुनिया का सेल्फ सस्टेन नहीं होता। तो इसीलिए प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम हर स्टेट के रिसोर्सेज को का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। अब रिसोर्स प्लानिंग करी कैसे जाती है, इस पे हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो मेक श्योर कि आप ध्यान से सुनो। रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। लेट मी टेल यू इन अ सिंपल वे। एग्जाम आ रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है टाइम टेबल बनाने का। आप पेपर लेते हो, आप सिलेबस लिखते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि भैया सिलेबस है क्या, और फिर आप बनाते हो इन्वेंटरी कि ठीक है भाई ये सिलेबस है, इतना मुझे आता है, इतना मुझे करना है। बस रिसोर्सेज में भी पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि भैया कितना रिसोर्स है आप पे। कैसे करोगे? सर्वे के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, मैप करोगे, एस्टिमेशन लगाओगे कि आपके पास इतना रिसोर्स है। सिलेबस पता चल गया, फिर क्या करोगे? फिर आप टाइम टेबल बनाओगे। यू विल इवॉल्व अ प्लान विद एप्रोप्रिएट कि आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने इंस्टीट्यूशंस है, उस हिसाब से एक प्लान बनाओगे कि आप रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहते हो। जब आपने अपना टाइम टेबल बना दिया, फिर आप अपने टाइम टेबल को मैच करोगे अपने एग्जाम के टाइम टेबल से। साइंस पहले है तो साइंस पहले पढ़ोगे, है ना। तो वैसे ही एक बार यहाँ संसाधनों के प्लान का टाइम टेबल बन गया, फिर उसके बाद आप उसे मैच करोगे विद नेशनल डेवलपमेंटल प्लान कि भैया ठीक है हमारा इतना, झारखंड से हमें इतना कोल है, इतना हम ये बना सकते हैं, यहाँ से हम इतना बना सकते हैं, हमें करना है। बट नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास प्रायोरिटी है एनर्जी, तो हम उससे जो है अपने प्लान को मैच करेंगे। सो दीज आर द 3 स्टेप्स टू रिसोर्स प्लानिंग। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी कि भैया कितना रिसोर्सेज है, फिर प्लान बनाना है ना कि भैया कैसे हमें रिसोर्सेज को यूज करना है, क्या इंस्टीट्यूशंस है, क्या टेक्नोलॉजी है, और फिर उसको नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ मैच करना। सिंपल, राइट? Now I have already told you the importance of resource planning. One, जिससे resources waste ना हो, जिससे जो non renewable resources है उसको हम ठीक से judiciously use करें, and मतलब all of this I've said, you know, wastage of resources ना हो। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। हमें ये बात रियलाइज हो गई थी कि अगर हमें डेवलप करना है एज अ नेशन तो सिर्फ रिसोर्सेज का एक्सेस काफी नहीं है। अफ्रीका रिसोर्स रिच कंट्री, बट कितना गरीब है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि उसके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो अगर एज अ देश हमें डेवलप करना है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ संसाधन ही काफी हो, है ना। जरूरी है कि हम, जैसे होशियार होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप मेहनत करो, स्कूल जाओ, एग्जाम दो, तभी आपको और एक अच्छा कंट्री में आप रह रहे हो जिसमें आपको अच्छी नौकरी मिले। लेट्स से आप सूडान में बड़े होशियार हो, शकुंतला देवी हो आप सूडान के, पर सूडान में वॉर हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है पढ़ाई करने की, टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास स्कूल ही नहीं है जाने के लिए, तो आपकी होशियारी ना वहीं पर खत्म हो जाओगे और अपनी होशियारी भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए संसाधन, रिसोर्सेज होना काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, इंस्टीट्यूशंस चाहिए होता है, तभी तो हमारा देश डेवलप करेगा। अगर आप पूरी दुनिया में देखो 2 तरीके के देश होते हैं। कुछ देश होते हैं जिन पे बहुत संसाधन है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे सूडान हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना। कुछ देश होते हैं जिसमें रिसोर्सेज नहीं होते बट वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनी यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड, है ना, बहुत सारे एक्चुअली यूरोप के बहुत सारे देश जैसे ब्रिटेन भी, है ना, उनके पास कुछ था नहीं, इसीलिए तो हमारे देश आए हमारे संसाधन लूटने। और क्यों लूट पाए हमको? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव, है ना। अब वही कॉलोनाइजेशन की बात करें, कॉलोनाइजेशन क्या था? जब फॉरेन पावर होते हैं वो हमारे देश में आके हम पे कब्जा करते हैं, उसको हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं।
तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और उन्होंने हमें कॉलोनी बनाई, तो क्यों बना पाए? क्योंकि उनके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाए। हम तो अपने रिसोर्सेज के ऊपर बैठकर ओम भूर्भुवः स्वः गा रहे थे, और ब्रिटिशर्स आके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से उन रिसोर्सेज को लूट लिया और बेच दिया दुनिया में। उनके पास शिप थी जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेडर्स थे उसको वो खत्म कर पाए और वर्ल्ड मार्केट में सुप्रीम हो पाए। उनके पास फिर फैक्ट्रियां आई जिसकी वजह से उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल्स के थ्रू जो है दुनिया में अपना कब्जा जमाया, राइट? सो रिसोर्सेज डेवलप हो सकती है ओनली थ्रू टेक्नोलॉजी, ओनली थ्रू इंस्टीट्यूशंस। Now let's come to conservation of resources. Now guys again ये तो आपको पता ही है कि भैया संसाधन जरूरी है, अगर हम उनको यूज करते रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, समाज में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि समाज में कुछ लोग होंगे जिन पे बहुत रिसोर्सेज होंगे, कुछ लोग होंगे जिन पे कुछ नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम है। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स बहुत जरूरी है। हमारे गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन, जिनकी बुराई करना आजकल का फैशन हो गया है, पता नहीं मुझे क्यों, एनीवेज उस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो गांधी जी ने बोला था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। तो गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में इतना है, इतना सारा है कि सबकी जो नीड है वो पूरी कर लेंगे ये रिसोर्सेज, पर जो ग्रीड है, जो लोग अपना फायदा ढूंढते हैं, अपना सेल्फिशनेस की फोन भी 10 हो, गाड़ियां भी 10 हो, घर भी 10 हो, ये पूरी करने के लिए तो भैया संसाधन दुनिया क्या यूनिवर्स में भी ज्यादा कम पड़ेंगे, राइट? उन्होंने ही वांटेड टू रिप्लेस मास प्रोडक्शन विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। उन्होंने कहा ये नहीं कि बहुत सारी टी शर्ट्स जो है वो बन रही है फैक्ट्रियों में, बल्कि बहुत सारे लोगों को टी शर्ट्स बनानी चाहिए, मतलब प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ मास प्रोडक्शन, ठीक है? नाउ इंटरनेशनली भी काफी बात हुई है अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो आपको पता ही है रियो दी जेनेरो जो 1992 में समिट हुआ था, एजेंडा 21, ये सब जो बातें हुई थी, डिक्लेरेशन साइन हुई थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली एक काम किया गया ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। उसके अलावा 1974 में गांधी की जो फिलॉसफी है उसको वापस से एक बुक कॉल्ड स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस बंदे ने, स्कूमाचर ने लिखा था उसके बारे में। स्मॉल इज बहुत फेमस हुई थी ये किताब उस टाइम। फिर ब्रंकलिन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, जिसने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कहां पर दिया था? ब्रंकलिन कमीशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, जो लेटर पब्लिश हुआ था इन आवर कॉमन फ्यूचर। तो गाइस फर्स्ट पार्ट हम लोग as I said we are going to be doing, we have already done, and that is your types of resources, resource planning। आज हम करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेस। तो इजी सा है, ठीक है? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ गाइस, मुझे बस अपना 15-20 मिनट दो फॉर एवरी 4 days a week, मैक्सिमम हाफ एन आवर। आई ऑल्सो टेल यू कि अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो इसको 1.25 या 1.5x में देख लो, सो दैट यू डोंट फाइंड इट स्लो। हाँ, यूट्यूब जिंदाबाद। चलो शुरू करते हैं। नाउ लैंड रिसोर्सेज, जब हम बोलते हैं लैंड रिसोर्सेज, हमारा मतलब क्या है? लैंड रिसोर्सेज मतलब जमीन है ना। जमीन जो है वो एक रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि जमीन पे हम खेती भी करते हैं, जमीन पे हम फैक्ट्री भी करते हैं, जमीन पे हम खुद भी रहते हैं। जमीन के बिना जिंदगी है कहाँ? ऑलराइट, तो अब अगर हम जमीन को देखें, वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 मेन फीचर्स। पहले है आपके प्लेन्स। प्लेन्स जो है दैट इज 43% ऑफ द टोटल लैंड दैट वी हैव। 43% इट इज द बैकबोन। प्लेन में ही हम लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से कर पाते हैं, मतलब मोस्टली। फिर आता है आपके माउंटेन्स विच इज 30% ऑफ द लैंड एरिया, जहां से माउंटेन से ही हमें नदियां मिलती हैं, नदियों से हमें पानी मिलता है थ्रू आउट द ईयर, पेरिनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर। और फिर आता है आपका प्लाटो। प्लाटो होता है ऐसे तरीके से केक टाइप जो लैंड होती है, जैसे बैंगलोर एक प्लाटो पे है ना, जो डेक्कन प्लाटो, जो ये छोटा नागपुर प्लाटो, ये मिनरल्स में, फॉसिल फ्यूल में, फॉरेस्ट में, वाटरफॉल में बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तो लैंड एक रिसोर्स है। जमीन के बिना सच में लाइफ नहीं हो सकती, जिंदगी नहीं हो सकती, है ना। अब हम आते हैं लैंड यूटिलाइजेशन पे। लैंड को आज यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है? तो एक तो भैया लैंड पे फॉरेस्ट है,
कुछ कुछ लैंड खराब है, वेस्ट लैंड है, बैरन है, उस पे ना कुछ उग सकता है, उसको वेस्ट की तरह एक तरीके से वेस्ट हो रखी है वो लैंड, या तो क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है, या वो उसको इतना हमने यूज कर लिया है कि वो खराब हो गई है। जैसे चेरनोबिल में न्यूक्लियर का वो हो गया था लीक, तो भैया वो पूरा वेस्ट लैंड हो गया। फिर कुछ लैंड होती है जिसको हम यूज कर रहे हैं सड़कों में, कैनाल में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। कुछ लैंड होती है जो परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है, जहां हमारे गाय और भैंस जो है वो चारा खाते हैं, राइट, दैट इज योर परमानेंट पास्चर्स, राइट। अब 3 तरीके की लैंड आपको याद रखनी है, इसमें 1 मार्कर बहुत बार आता है, आपके सैंपल पेपर में भी है। पहला है करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड, फैलो मतलब जिसको आपने छोड़ दिया है, आप उस पर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं कर रहे, तो करंट फैलो लैंड वो वाली लैंड है जिसको आपने 1 साल से कम टाइम के लिए छोड़ा है। अदर देन करंट फैलो लैंड जिसको आपने 1 और 5 साल के बीच तक के लिए छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? कुछ भी हो सकता है बाढ़ आई हो सकता है कि लैंड को आपने रिन्यू करने के लिए छोड़ दिया हो सकता है उसमें कोई कोर्ट कचहरी का केस आया, व्हाटएवर, दैट इज हाउ वी कैटेगराइज इट। फिर आता है आपका कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, जिसको आपने 5 साल से ज्यादा बिना खेती बाड़ी करे छोड़ दिया। वेस्ट लैंड नहीं है वो, उसको यूज कर सकते हो, बट अभी वो ऐसे ही पड़ा है 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए। So that is how land is being utilized right now in India, right? अब 2 कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं। पहले है आपका नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभी देखोगे कि सरकार जो है बोलती है कि ये जो लैंड है, हमारा जो देश है, इसमें इतना क्विंटल व्हीट ग्रो हो रहा है, इतना क्विंटल राइस ग्रो हो रहा है ना। तो हमें ये सब कैसे पता है? ये हमें पता है क्योंकि हमारे पास डेटा आता है। ये डेटा हमें बोलता है कि हमारे देश में कितना लैंड पे खेती बाड़ी हो रही है। तो जो हमारे लैंड पे, द लैंड दैट इज बीइंग कल्टिवेटेड फॉर 1 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब मार्च से मार्च या अप्रैल से अप्रैल, जो भी 1 साल तक जो लैंड कल्टिवेट हो रही है उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। पर यहां एक आता है तड़का। क्या? कभी कभी कुछ फार्मर्स अपने लैंड में 1 क्रॉप नहीं ग्रो करते, साल में 2-3 क्रॉप्स ग्रो करते हैं। तो भैया वो एक तरीके से लैंड को 2-3 बार यूज कर रहे हैं, तो उसको जब हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब एरिया दैट इज नेट सोन एरिया, जिसको हम एक बार ऐड कर रहे हैं, प्लस एरिया दैट इज कल्टिवेटेड फॉर मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, उसको हम एक और बार लेते हैं। तो जैसे ये लैंड है, इसको यहाँ पर एक बार व्हीट ग्रो होता है, तो इसको हमने एक बार ले लिया नेट सोन एरिया में, इसको भी नेट सोन एरिया में एक बार ले लिया। पर जब हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 क्रॉप्स यूज हो रही है, ग्रो हो रही है, तो इसको हम 2 बार लेंगे while we are calculating the gross cropped area. Clear? Now, ऐसा क्यों है कि कुछ लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, कुछ जमीन को हम इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं? मतलब what is the factor that determines how we use land? तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका फिजिकल या नेचुरल फैक्टर, है ना। नेचुरल फैक्टर जैसे टोपोग्राफी। नो गाइस, अगर आप बहुत ज्यादा स्टीपी एरिया में हो तो वहां पर आप खेती नहीं कर सकते। टोपोग्राफी ऐसी है, सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो खेती बाड़ी कैसे होगी? तो नेचुरल फैक्टर डिटरमिन हाउ वी आर यूजिंग द लैंड। जहां पर मिनरल्स ही नहीं है वहां पर एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे, है ना। दैट डिटरमिन्स हाउ वी यूज द लैंड। बट इट इज नॉट जस्ट दैट, इट इज ह्यूमन फैक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आजकल लैंड जिसपे बहुत अच्छी खेती बाड़ी हो रही है, एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड, उसके वहां पर फार्मर्स को हम लोग मार मार के हटा रहे हैं और वहां पर फैक्ट्री खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें लगता है कि फैक्ट्री हमें ज्यादा पैसा देगी। सो दीज आर ह्यूमन फैक्टर्स। कल्चर, टेक्नोलॉजी, पहले जो है एक मिनरल रिच एरिया में ट्राइबल्स रहते थे, बट क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है एक्सट्रैक्ट करने की रिसोर्सेज को, हम उन सारे ट्राइबल्स को वहां से भगा रहे हैं और माइनिंग कर रहे हैं। सो लैंड यूटिलाइजेशन बदल गया, पहले वो फॉरेस्ट था, अब वो माइनिंग एरिया है ना। पॉपुलेशन के वजह से भी लैंड हम कैसे यूज कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन हाउ वी यूज लैंड। नाउ ये जो डेटा है हमारे पास अपने लैंड के बारे में, दैट इज ओनली देयर फॉर वेरी लिटिल, लाइक वी हैव वेरी लिटिल डेटा अवेलेबल, 92% शायद। व्हाई? क्योंकि बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर, हिमालयाज वाले पार्ट्स को हमने अभी तक सर्वे नहीं किया, क्योंकि चाइना से हमारी लड़ाई है, लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह है, तो उस लैंड का एरिया के इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।
बट जितने लैंड का इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक पाई चार्ट बनाया है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने डेटा चार्ट बनाया है। ये डेटा चार्ट एग्जाम में सीबीएसई लव्स गिविंग दिस, ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है ब्लू कलर का 18.11% से 23.3% हुआ है, मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है वो बड़ा है, ठीक है। कहां पर लिखा है, हाँ, फॉरेस्ट एरिया हैज इंक्रीज्ड। क्यों बढ़ा है ना, पहले तो खुश हो जाओ कि भैया बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने थोड़ी मेहनत की है, ऑल्दो अब कम हुआ है, बट फिर मेहनत की है, एफर्ट्स डाले हैं। बट शुड वी बी हैप्पी? नो, वी शुड बी सैड, बिकॉज डिजायर्ड है 33% और है 23.3%। यू नो कर्नाटका में कितना आ गया, बैंगलोर में 11%, राइट, दैट इज आवर लेवल राइट नाउ। एंड वाइस पेड़ों के बिना ना, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब कि एक बैलेंस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जानवर, ह्यूमन बींग्स का, वो सब खत्म हो जाएगा। मिलियंस ऑफ पीपल जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, ट्राइबल्स हो गए, हम खुद हो गए, है ना, हमारी जिंदगी जो है खतरे में आ जाएगी। फिर अगर हम लोग देखें लैंड अंडर परमानेंट पास्चर्स, ये पर्पल कलर का 4.71 से 3.3% पे आ गई है। परमानेंट पास्चर्स होते हैं जहां लोग अपने गाय भैंसों को चारे के लिए ले जाते हैं, वो कम हो गया है। कम्युनल ग्रेजिंग लैंड कम हो गया है। क्यों? क्योंकि गाइस इंस्टेड ऑफ कम्युनल लैंड हम ज्यादातर लैंड प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लैंड के ऊपर हम माइनिंग कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो इससे वो कम हुआ है, राइट। अब कुछ कुछ लैंड हमारे पास होती है, ऐसा आप कहते हो ना, यहाँ चल रहे हैं, खाली लैंड पड़ी है, बट वो अदर देन करंट फैलो लैंड जो 1 से 5 साल के बीच तक खाली छोड़ी गई है, या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, वहां पर चारे के लिए हम ले जा ही नहीं सकते, या फिर वो लैंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्राइवेट है, जिसपे लोग चारे के लिए अपने गाय भैंसों को नहीं ले जा पाते, ठीक है। सो दैट इज वन अनदर प्रॉब्लम। अब लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट लैंड। वेस्टलैंड होता है डेजर्ट एरियाज जो हम यूज नहीं कर रहे, या फिर लैंड जिसमें हम खेती नहीं कर सकते, सो नहीं कर सकते, जैसे रेलवेज हो गया, रोड्स बन गई वहां, मतलब वो बन गई बस, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते, तो वेस्टलैंड हो गया, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो यू नो वी सी वेस्टलैंड दे रखा है इसमें, हाँ, कल्चरलेबल वेस्टलैंड, ये भी हम देखते हैं 6.3, मतलब कम हो गया है, बट इट इज एनीवेज वेस्ट, राइट। तो उसको बस याद रखो, व्हाट इज वेस्टलैंड, ये आ सकता है एग्जाम में। नो गाइस, अगर हम लोग लैंड को यूज करते रहे तो लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। खराब होगी तो उस पर हम माइनिंग, उस पर हम रहना, उस पर हमारा एग्रीकल्चर करना, वो सब जो है नहीं हो पाएगा। नाउ इन डिफरेंट एरियाज देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, जहां बहुत ज्यादा माइनिंग होती है, जहां बहुत ज्यादा क्वारिंग मतलब पत्थर तोड़ के मिनरल्स को निकालना, है ना, वहां पर लैंड की क्वालिटी जो है खराब हो रही है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइमस्टोन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, तो क्वारिंग पत्थर तोड़ के एक्सट्रैक्ट करके लाइमस्टोन को जब निकाला जाता है तो बहुत सारा मिट्टी जो है वो हवा में होती है ना, वो मिट्टी जो है लैंड के ऊपर एक लेयर बना देती है, तो लैंड पॉल्यूशन होता है, पानी उससे गुजरता है तो पानी भी गंदा होता है, बारिश आती है तो वो गंदा हो जाता है, पानी लैंड के अंदर भी नहीं जा पाता लेयर के वजह से, तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पाता, तो लैंड की क्वालिटी जो है वो खराब हो रही होती है। फिर इन एरियाज जहां ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जहां बहुत ज्यादा इरिगेशन करते हैं, जहां हमने बहुत ज्यादा पानी यूज किया फॉर एग्रीकल्चर, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है, मतलब इतना पानी यूज कर, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऐसे एरियाज जहां पर पानी होता ही नहीं था वहां पानी आने लगा, और फार्मर्स राइस, पैडी, बहुत सारी पानी वाले क्रॉप्स ग्रो करने लगे, तो वाटर लॉगिंग होने लगा। इतना पानी की वजह से जो सॉइल है वहां की वो सॉल्टी हो गई, अल्कलाइन हो गई, है ना, जिसकी वजह से लैंड खराब हो गया, वहां पर बड़ी मुश्किल से अब क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, है ना। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग का भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है? जब आपकी जो गाय होती है वो बहुत ज्यादा ग्रेज चरने लगती है। अब गाय के पास जाके तो नहीं कहेंगे गाय लैंड बड़ी जरूरी है, प्लीज एक घास खाओ, दूसरी घास कल खाना, डाइटिंग भी हो जाएगी और लैंड भी प्रोटेक्ट हो जाएगी, है ना।
क्योंकि गाय जो होती है ना, जब वो घास खाती है वो घास का रूट भी खा लेती है। उसको इतनी इलिटरेट गाय है हमारे दुनिया में, है ना, तो अकल नहीं होती उस पे। तो पहले क्या होता था कि लैंड पे जब ग्रेस कराते थे, चारा खिलाते थे, थोड़े टाइम के लिए 2 हफ्ते के लिए किसी और लैंड पे ले जाते थे, तो तब तक इस लैंड में वापस से ग्रास ग्रो कर जाती थी। बट अब क्योंकि ग्रेजिंग की लैंड इतनी कम हो गई है, बार बार उसी जमीन पे जाके जो है चारा खिलाया जाता है और लैंड में पूरा घास ले लिया जाता है, लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन एरियाज जहां ग्रेजिंग ज्यादा होती है, ट्राइबल ज्यादा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, राइट। नाउ मेजर रीजंस क्यों हम बोलते हैं लैंड डिग्रेड हो रही है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग, ओवर इरिगेशन, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अभी हमने पढ़ा दीज आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। हमें करना क्या है, एफॉरेस्टेशन, पता है, आपको भी पता है, पेड़ उगाने, एफॉरेस्टेशन करना है। हमें ग्रेजिंग लैंड का अच्छा मैनेजमेंट करना है। वी नीड टू मेक श्योर कि जो गाय है उसको तो हम एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बोल पाए कि ठीक है ये ग्रेजिंग लैंड है, आप यहाँ चारा खिलाओ, फिर 2 हफ्ते बाद वहां खिलाओ, उसको मैनेज करना है। माइनिंग को रेगुलेट करना है, जो कभी होगी नहीं, क्योंकि ग्रीडी पीपल इन द वर्ल्ड रूलिंग अस, रेगुलेटिंग माइनिंग, बट यू गाइस आर द फ्यूचर, तो कुछ भी हो सकता है। फोर्थ इज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, जहां पर पानी बहुत ज्यादा कम है वहां पर हम ड्रिप इरिगेशन करा सकते हैं जिससे वाटर का वेस्टेज ना हो, है ना। फिर आया आपका प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्स। शेल्टर बेल्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, अरे यार, कभी कभी क्या होता है, जमीन होती है और बहुत तेज हवा से जो है ना जमीन की टॉप सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो ले जाते हैं, वो जो हवा है वो ले जाती है, तो उससे लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो लैंड के चारों तरफ हम पेड़ उगा सकते हैं, है ना, and these trees will act as shelter belts for the land, right? So shelter belts is another way how we can protect the land. फिर क्या होता है, सैंड ड्यून्स, डेजर्ट में भी सॉइल इरोजन होता है ना, तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम वहां पर श्रब्स और कैक्टस ग्रो कर सकते हैं, राइट। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रीज अपनी गंदगी जो है लैंड पे वाटर में डालती है, उससे पॉल्यूशन होता है, तो उसका प्रॉपर डिस्चार्ज करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, दीज आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक। गाइस इसमें भी 2-3 मार्कर आता है या 5 मार्कर आता है, तो इजी है, लर्न करके जरूर जाना। अब हम करने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज, बट इन द नेक्स्ट सेशन। जाने से पहले होमवर्क क्वेश्चंस जिसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में आपको डालने हैं, टू so that I know that you know and you know that you know. Alright, land that is left uncultivated for more than 5 agricultural years, उसे क्या बोला जाता है? What percentage of land should come under the forest according to National Forest Policy? I think इसमें क्वेश्चन ही गलत, ऑप्शन ही गलत है, इसमें सही है ना ऑप्शंस, ठीक है। इसमें हम लिखती हूँ 15%, 33%, 40%, 22%, ठीक है। These are your options. Which of the following is not a result of mineral processing? जो mineral processing industries है, इनमें से क्या उसका रिजल्ट नहीं है? गाइस कितना टाइम दिया मैंने आपको, थोड़ा सा ही टाइम दिया है ना, पढ़ा दिया मैंने आपको एक मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपको इस सेशन का पीडीएफ मिले, तो जब चैप्टर खत्म होगा, आई पोस्ट द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। चलो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर सॉइल एज अ रिसोर्स। बहुत बातें हो गई है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर का पहला सेशन और फर्स्ट और सेकेंड सेशन हम कर चुके हैं। दिस इज L3, दैट इज द थर्ड सेशन। मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस देख रहे हो गाइज, हर दिन 4 days a week। आई ओनली आस्क फॉर 20 to 25 minutes ऑफ योर टाइम। आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि अगर आप मुझे ये टाइम देते हो, दैट बाय द एंड ऑफ द वीक यू आर, एंड ऑफ द वीक नहीं, एंड ऑफ द 2-3 months आप SST में टॉप कर रहे होगे, राइट? अच्छा मिल गया, थैंक यू अश्विन, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो जो बच्चे रिप्ले देख रहे हैं प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑन 1.25x एंड 1.5x। एंड में हम लोग वी क्विज भी करने वाले हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू मैप बेस्ड क्वेश्चंस वाले वी क्विज, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट। Another thing before we start today's session is guys, कल एक वीडियो आने वाला है on the sample paper analysis।
प्लीज मैं आपसे बोल रही हूँ ये जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम एनालाइज करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो किस सब्जेक्ट से आएंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है वगैरह वगैरह। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। चलो शुरू करते हैं। वीडियो को थम्स अप दे दो, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु 9th and 10th, क्योंकि हम इसमें लाते हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर क्लास 9, फॉर क्लास 10, फॉर क्लास 10 गोइंग टू 11, मोटिवेशनल वीडियोस, फनी वीडियोस वगैरह वगैरह। ठीक है, लेट्स बिगिन। यस, तो गाइज अभी तक हमने पढ़ा है कि संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारी धरती पर ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही तरीके के रिसोर्सेज मिलते हैं, हर जगह अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उसको प्लान करना, हाउ वी यूज रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने सेकेंड सेशन में लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जमीन के बारे में पढ़ा कि कैसे हम लैंड को यूज करते हैं, कैसे वो जो है डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी बदतर होती जा रही है, और कैसे हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई हैव अ डाउट, बता रही, डाउट है तो लिखो, है ना। सो लेट अस बिगिन। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जो एक बच्चे ने पूछा है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल, जमीन और मिट्टी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो गाइस लैंड होता है लिथोस्फीयर, है ना, एवरीथिंग जो आपका माउंटेन हो गया, प्लेटो हो गया, प्लेन हो गया, ओशन के अंदर, समुंदर के अंदर जो आपका लैंड है, ऑल ऑफ दैट इज लैंड। ठीक है, सॉइल जो है एक पर्टिकुलर हो जाता है, जो लैंड के ऊपर जो मिट्टी होती है, जो हर जगह अलग अलग मिट्टी होती है, चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, पहाड़ों पे किस माउंटेन सॉइल होगी, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट सॉइल होगी, तो लैंड के ऊपर जो स्पेसिफिक मिट्टी होती है, जो टॉप सॉइल होती है, उसके बारे में हम सॉइल में पढ़ने वाले हैं। वाई इज सॉइल सच एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि गाइज एज आई सेड, आई थिंक इस पे काफ़ी ज़्यादा सदगुरु ने या किसी ने बात कर रखी है कि सेव द सॉइल मूवमेंट शुरू हुआ था ना इंडिया में, जिसमें हमने बोला था कि अगर सॉइल नहीं होगा तो गाइज हम लोग प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, अपने एग्रीकल्चर के क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे, एंड यू नो आजकल विद अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, सॉइल जो इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो खत्म होती जा रही है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। चलो शुरू करते हैं। नाउ गाइस, सॉइल को रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। रिन्यूएबल, नेचुरल क्योंकि भगवान की दी हुई है, रिन्यूएबल क्योंकि इवन तो बहुत जल्दी जल्दी वो रिन्यू नहीं होती, बट वो बनती रहती है, उसका फॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पत्थर है और वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा बारिश है, तो एक दिन वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है और सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ये जो सॉइल है इसको एक लिविंग सिस्टम बोला जाता है। लिविंग सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो जिंदा है, क्योंकि इसके अंदर, सॉइल के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सॉइल से प्लांट्स ग्रो होते हैं जिसमें लाइफ है, सॉइल की वजह से और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जिंदगी मिलती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिविंग सिस्टम। आंटी 10th का रिजल्ट कब आ रहा है, जब आप बूढ़े हो जाओगे करोगे तब आएगा आपका रिजल्ट, पढ़ाई कर लो अभी। ठीक है, तो गाइज ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रखना, क्योंकि कल जब हम सीबीएसई पेपर का एनालिसिस करेंगे तब यू विल रियलाइज कि दीज स्मॉल थिंग्स इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर दिस ईयर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। छोटी छोटी चीजें का कॉन्सेप्ट समझ लो, रटो मत। राइट नाउ मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल इन डेप्थ। मतलब सॉइल रिन्यूएबल है, फॉर्म होती रहती है, लेकिन जो हम थिक फर्टाइल सॉइल देखते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बन जाती कि आँख झपकाई और बन गई। काफ़ी टाइम लगता है उसको बनने के लिए। उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग दोनों होते हैं। ठीक है, नाउ हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ गाइस, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा बट आप भूल गए होगे। बट सॉइल का फॉर्मेशन अलग अलग रीजन से होता है। टेम्परेचर, धूप, बहुत तेज धूप, पत्थर टूट जाता है, बहुत विंडी है, कहीं ग्लेशियर्स है तो उससे भी सॉइल बनता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो वो डिकम्पोज करते हैं। हम जब मर जाते हैं तो हमारा शरीर धरती में जाके मिट्टी बन जाता है। काउ ऑर्गेनिज्म सब जो मर जाते हैं तो मिट्टी बन जाते हैं। All of these results in soil formation. ठीक है, now depending upon ये factors कि कहाँ पर फॉर्म हुआ, किस टेम्परेचर में फॉर्म हुआ, माउंटेन में हुआ या प्लेटो में हुआ,
अलग अलग टाइप की जो मिट्टी है वो फॉर्म होती है ना। एंड दिस अलग अलग टाइप की मिट्टी इज डिफरेंट इन शेप, इन कलर, इन थिकनेस, इन फर्टिलिटी, है ना। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट, अलग अलग टाइप के सॉइल। मैम व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, गाइस केमिस्ट्री में पूछना एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, वो ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगी, ठीक है। यस, चलो लेट्स बिगिन नाउ। देयर वी हैव 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एल्यूवियल सॉइल। अब गाइस आपके इस चैप्टर में एक मैप है जो आपको करके, मतलब यू जस्ट हैव टू स्टिक दिस मैप इन फ्रंट ऑफ योर बेड, है ना, जिसे आप हर दिन इसको देखो और जब तक एग्जाम है आपको रट जाए। मेरा ये इंट्यूशन है कि इस बार हमेशा इस मैप को इग्नोर करता है सीबीएसई, लेकिन इस बार एज अ 1 मार्कर ये क्वेश्चन जरूर आएगा, नॉट एज अ मैप क्वेश्चन बट एज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम एंड में करेंगे जब हम वीक क्विज करेंगे, बट इस मैप को ध्यान से देखो। तो आप ये वाला जो पार्ट देखते हो ना, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का, ये वाले सॉइल को हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल जो है इट इज द बिगेस्ट सॉइल, बिगेस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्प्रेडेड इंडिया का अगर कोई सॉइल है, सबसे ज्यादा स्प्रेड में जो है वो है एल्यूवियल सॉइल। अब बिग से याद रखो, BIG, 3 रिवर से जो ये सॉइल बनता है, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गंगा, जो है बिग सॉइल बनाती है, दैट इज एल्यूवियल सॉइल, है ना। मस्त टेक्निक याद करने का। तो 3 रिवर्स है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और इंडस। ये जो रिवर्स है जब माउंटेन से नीचे आते हैं प्लेन की तरफ, तो अपने साथ सिल्ट और मिनरल्स और टॉप सॉइल और पत्थर जो लाते हैं और फिर सॉइल बनाते हैं, उसको हम एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। क्लियर? नाउ एल्यूवियल सॉइल जो है वो, हाँ ये क्या हुआ, चलो फॉर्मेशन समझ आ गया कि सेडिमेंट्स जो रिवर्स लाती है उससे एल्यूवियल सॉइल बनती है। ये याद रखना है गाइस दैट इट इज रिच इन पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, बट पुअर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ये काफी ज्यादा पुअर है। दिस कैन कम एज अ 1 मार्कर, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप की क्वालिटीज है, इसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है, मतलब मिट्टी भी है, क्ले भी है ये सॉइल, सिल्टी भी है ये सॉइल, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पर एल्यूवियल सॉइल को छू रहे हो, काफ़ी बड़े एरिया में है, राइट। अब एल्यूवियल सॉइल को एज के हिसाब से हम 2 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। 1 इज खादर एंड 1 इज भंगर। हाँ, भंगर एंड खादर, इस पार्ट को बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, जगह ही नहीं है लिखने के लिए। भंगर, खादर, डिपेंडिंग अपॉन द एज। अब जैसे नदी है, ठीक है, नदी जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करने लगती है तो वो आसपास के एरिया में चली जा, फ्लड कर देती है। एंड व्हेन इट कम्स बैक, है ना, जब नदी वापस आती है तो आसपास का एरिया में मिनरल्स और लाइक टॉप सॉइल और सारा जो सिल्ट क्ले वो छोड़ के आती है। तो वो वाला जो पार्ट होता है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल होता है, वो नया एल्यूवियल सॉइल होता है, हर साल वो नया बनता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं खादर। खाद की तरह फर्टाइल होता है वो सॉइल, खादर। अब जो रिवर से काफी दूर जो सॉइल होती है ना, जो बहुत पहले बनी थी, काफी साल हो गए उसे बने हुए, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल उसको बोलते हैं बूढ़ा भंगर। ऐसे याद रखना, बूढ़ा है भंगर एंड इतना फर्टाइल भी नहीं है, उसमें काफी ज्यादा कंकड़ है, स्टोन्स हैं, और आपका खाद जैसा फर्टाइल है न्यू एल्यूवियल सॉइल, दैट इज खादर। समझ गए? क्लियर? यस गाइस, आपका चैट बॉक्स में देखूंगी, ठीक है, पढ़ा दूं पहले, ठीक है। सो दिस इज न्यू एल्यूवियल सॉइल, खादर, खाद जैसा फर्टाइल, और बूढ़ा भंगर जो है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, नदी से काफी ज्यादा दूर है, वो बहुत टाइम बाद वो फॉर्मेशन उसका हुआ है, राइट। अब हम एल्यूवियल सॉइल को और तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Such soils are more common in Piedmont plains. Piedmont क्या होता है? Piedmont, हाँ, तो ये जो पहाड़ है, पहाड़ का जो फुटहेले वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पीडमोंट। अब जो पीडमोंट प्लेन्स है यहाँ पर यूजुअली आपको एल्यूवियल सॉइल दिखती है। अब एल्यूवियल सॉइल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाई गई है, दूराज, चौस एंड तेराई।
अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं कहती हूँ थोड़ा लर्न कर लो, बट अगर आप समझना चाहते हो तो जैसे आपका ये पहाड़ है, यहाँ से नदी आई, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि नदी जो है पत्थरों के अंदर चली जाती है ना, पत्थरों के अंदर चली जाती है और फिर पत्थरों से बाहर निकलने लगती है कुछ जगह नए स्ट्रीम्स की तरह, नई लहरों की तरह। तो इस एरिया को हम बोलते हैं तेराई। वी कॉल दिस तेराई, दिस एरिया जहाँ नदी वापस से निकलने लगती है, वहाँ जो एल्यूवियल सॉइल होती है उसको तेराई बोलते हैं। फिर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जो सॉइल होती है उसको ज़्यादातर बोला जाता है दुआर, ठीक है। और जो माउंटेन के जस्ट पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं चौस। डोंट फोकस्ड, और भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं बट इस एज में हम इतना पढ़ाते नहीं है, तो इतना ही समझ लो कि ऑन द बेसिस ऑफ एज एल्यूवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू फर्टाइल खाद जैसा खादर, न्यू एल्यूवियल सॉइल, और बूढ़ा भंगर, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीडमोंट जोन्स कि कहाँ पर है एल्यूवियल सॉइल, हम एल्यूवियल सॉइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दुआर, चौस एंड तेराई, ठीक है। मैम, इफ इंटरनेशनल रिसोर्स आर नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, हु टेक्स देम? बेटा, इट इज मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। हाँ, सार्डिनिया पीडमोंट भी इसीलिए है क्योंकि वो पहाड़ के नीचे है, वो वाला एरिया, वहाँ काफ़ी पहाड़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। नाउ ब्लैक सॉइल नाम से ही पता है कि काली है, काली मिट्टी है। ये जो ब्लैक सॉइल है वी फाइंड इट इन द डेक्कन। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, डेक्कन प्लेटो, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। क्यों? रेगुर मतलब लावा फ्लो से जो बनता है। यहाँ पर एक ज़माने में कभी वॉल्केनिक, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक वॉल्केनो फटा होगा, वो जो लावा से जो सॉइल बनी है ब्लैक सॉइल, है ना, उसके वजह से हम इस सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सॉइल बहुत अच्छी है फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। यहाँ पर ये जो सॉइल है इट इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ रिच ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाई क्वांटिटीज ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, लाइम एंड मैग्नीशिया। इसको कैसे याद करें, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ रिच इन पोटैश, लाइम, एल्यूमिनियम, थोड़ा सा मतलब बेसिक समझ लो कि काफ़ी फर्टाइल है और ये मिनरल्स उसमें है, ठीक है। अब ये पार्ट याद रखो, ब्लैक सॉइल जो है ना काफ़ी ज़्यादा डो की तरह है। डो मतलब वो हम खेलते नहीं क्ले से, वी मेक फिगर्स, आटा या क्ले या डो, है ना, उसकी तरह। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ब्लैक सॉइल में, जैसे हमारी एड़ी, जो हमारा पैर है उसकी एड़ी में बहुत ज़्यादा जब ड्राइनेस हो जाती है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वैसे ही ब्लैक सॉइल में भी जब बहुत गर्मी हो जाती है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं क्रैक्स? क्योंकि सॉइल जो है ट्राई करती है मॉइस्चर लेने की फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो उसमें क्रैक्स आता है जिससे हवा अंदर तक जाए, प्रॉपर एरेशन हो, ठीक है। एरेशन मतलब हवा अंदर तक जाए। और जब पहली बारिश होती है, बहुत बारिश होने लगती है, तो वही मिट्टी क्ले की तरह बन जाती है, चिपकी चिपकी हो जाती है। आटा में बहुत सारा पानी डाल दो, चिपकी चिपकी हो जाएगी, है ना। तो बिकम्स, जैसे बाहर प्लेग्राउंड में भी जाते हो, बारिश होती है तो चिपका चिपका हो जाता है ना सॉइल, तो ये ज़्यादा चिपका चिपका हो जाता है, बिकम्स वेरी क्ले। इसलिए जब हम कॉटन ग्रो करते हैं तो वी ग्रो इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून शावर, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपकी चिपकी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड, ठीक है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर, तो उस पर काफ़ी अच्छा कॉटन ग्रो होता है। कॉटन जो है कहाँ ग्रो हो सकता है, या फिर ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मालवा प्लेटो में, है ना। ये जो पूरा आपको जो प्लेटो एरिया दिख रहा है ना, दैट इज वेयर यू हैव योर कॉटन ग्रोइंग, क्लियर। यस, व्हाट हैपेंड टू हर सर? नथिंग हैपेंड, ही इज स्टिल देयर। चलो, अब हम आते हैं रेड एंड येलो सॉइल में। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो सॉइल लाल और पीली कलर की होती है वो है रेड एंड येलो सॉइल, राइट। वेयर इज इट फाउंड? लेट्स ट्राई टू फाइंड इट। तो रेड एंड येलो सॉइल गाइस, ये है जो आपको लाल वाला पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल, जो रेड सॉइल क्यों है वो रेड कलर की, साइंस में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन कंटेंट है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है। मेटामॉर्फिक रॉक 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, वो वाली रॉक्स होती है जो बहुत प्रेशर के अंडर बनती है। तो जब ये मेटामॉर्फिक रॉक में इतना आयरन होता है कि जब ये रॉक सॉइल में कन्वर्ट होती है, ये रेड कलर की सॉइल बनती है, और बहुत बारिश में ये लाल कलर जो है येलो हो जाता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेड एंड येलो सॉइल, क्लियर।
सिंपल. इट इज फाउंड एज आपको मैप में दिख रहा है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पीडमोंट प्लेन्स ऑफ जो वेस्टर्न घाट्स के. पीडमोंट प्लेन मतलब वही फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन. क्लियर. यहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलता है. बेटा लीचिंग पे भी हम आएंगे. ठीक है. द क्रॉप्स दैट आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग इन रेड एंड येलो सॉइल इज ग्राउंडनट, मेज, राइस, ऑरेंज, पोटैटो, पल्सेस एक्सेट्रा. अब हम आते हैं लैटराइट सॉइल पे. लैटराइट सॉइल, द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड लैटर, मतलब ब्रिक, क्योंकि वो ब्रिक की तरह होती है. ब्रिक मतलब पत्थर, हिंदी में ईट की तरह होती है ना. इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट. हार्ड टाइप की जो सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं लैटराइट सॉइल. अब जो लैटराइट सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होती, हार्ड सॉइल होती है, या ज़्यादातर वहाँ पाई जाती है जहाँ लीचिंग होता है. लीचिंग क्या होता है? लीचिंग होता है जब बहुत ज़्यादा, जिस जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा धूप होती है या बहुत ज़्यादा विंड होता है, इन सब फैक्टर्स की वजह से क्यों जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो बह जाती है. ठीक है. तो फर्टाइल नहीं होती है सॉइल, इसको लीचिंग बोलते हैं. और हैवी रेन की वजह से जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल चली जाती है तो बची हुई सॉइल को हम बोलते हैं लैटराइट सॉइल. ये इतना ऑब्वियसली इट इज़ नॉट मतलब very fertile and मतलब बट इरिगेशन के थ्रू हम लोगों ने कुछ एरियाज में जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, हम लोगों ने इरिगेशन के हेल्प से वहाँ पर भी कैशू नट्स ग्रो किया है. सो दैट इज़ अ पॉजिटिव टू अस, राइट. बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन होता है. इट इज़ फाउंड इन द वेस्ट. चलो देखते हैं वेयर इट इज़ फाउंड. तो लैटराइट सॉइल इज़ फाउंड यहाँ पर, वेस्ट नहीं, यहाँ नहीं, ये वाला वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल एरियाज में, क्योंकि कोस्टल एरियाज में बहुत बारिश होती है. नॉर्थ ईस्ट एरियाज में थोड़ी पाई जाती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरियाज के कुछ पार्ट्स में बहुत बारिश होती है. ठीक है. तो यहाँ पर वी हैव लैटराइट सॉइल. क्लियर. ऑल राइट. नाउ व्हाई इज लैटराइट सॉइल फाउंड मोस्टली इन साउथ इंडिया? क्योंकि एज आई सेड साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मॉनसून होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए लैटराइट सॉइल मतलब हाँ लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ यू कैन फाइंड लैटराइट सॉइल. इस तरीके की होती है, थोड़ी रफ ब्रिक टाइप. अब हम आते हैं एरिड सॉइल पे. हाँ बेटा वीक क्विज होगा भी एरिड सॉइल पे. नो गाइस, एरिड सॉइल होती है ड्राई सॉइल. एरिड होता है एक ऐसा सॉइल, ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल ड्राई है, जिसमें मॉइस्चर ही नहीं है ना. यू यूजुअली फाइंड दिस काइंड ऑफ सॉइल इन एरियाज लाइक दिस, राजस्थान, है ना, जहाँ मतलब ड्राई बहुत ज़्यादा है. सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है क्योंकि पानी जो भी है वो इवेपोरेट करता है और पीछे मिनरल्स छोड़ता है, एंड दैट इज वाई द सॉल्ट कंटेंट ऑफ दिस सॉइल इज वेरी हाई. समझ गए? कॉन्सेप्ट समझो गाइस, तो रटना नहीं पड़ेगा. क्यों है सॉल्ट कंटेंट हाई? कहीं भी सॉल्ट कंटेंट हाई क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है और पीछे मिनरल्स छोड़ देता है, इसीलिए सी वाटर भी बाय द वे सॉल्टी होता है. बट एनीवेज, ठीक है, दैट इज आवर एरिड सॉइल, राइट. ऑब्वियसली ये भी फर्टाइल नहीं होती. दिस इज नॉट रिच इन ह्यूमस. ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर, जैसे प्लांट्स की पत्तियाँ, जानवर मरते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव करते हैं सॉइल का. सो इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस. बट उस ड्राई सॉइल में भी कुछ क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, जैसे मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, कॉटन, वीट, शुगर केन. इरिगेशन के थ्रू, पंजाब बिल्कुल ही एरिड सॉइल था, बट इरिगेशन के थ्रू वहाँ कितना अच्छा ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने लगे, राइट. It ranges from red brown in color, saline in texture, high calcium content, right? यहाँ पर आपको एरिड सॉइल मिलता है. What is lower horizon? कहाँ पढ़ा है? कंकर इन लोअर होराइजन ऑफ सॉइल. अच्छा सॉरी, लोअर होराइजन मतलब अगर आपको यहाँ सॉइल मिल रहा है तो अगर आप थोड़ा सा डीप जाओगे सॉइल में तो आपको बड़े बड़े कंकड़ दिखेंगे. कंकड़ मतलब बड़े बड़े पत्थर. अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या होता है कि पानी, जब हम पानी डालते हैं तो अंदर तक पानी नहीं जाता. रूट्स जो प्लांट के हैं वो अंदर तक नहीं जा पाते. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है. लाइक इट कैन नॉट होल्ड वाटर, है ना. तो यहाँ रूट्स भी डीप नहीं जा पाते. क्लियर? यस. Why is arid soil not fertile? Arid soil is not fertile क्योंकि यूजुअली हमको ये ड्राई एरियाज में मिलते हैं जहाँ पर बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो जाता है, सॉइल अपना मॉइस्चर खो बैठता है, बहुत ज़्यादा उसका एसिडिक है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, लेस फर्टाइल है, ह्यूमस भी इसमें नहीं होता, कंकड़ भी पाए जाते हैं नीचे. इसीलिए यहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते अनलेस इरीगेशन हो, एंड इट इज़ नॉट फर्टाइल.
हाँ बेटा, मैप प्लॉटिंग सेशन अगला सेशन है जिसमें वी विल बी डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर अलोंग विद मैप सेशन। ठीक है, अब हम आते हैं माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल में। ये जो आपको हरा हरा पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल विच इज फाउंड इन फॉरेस्ट एरियाज या माउंटेनियस एरियाज। ये जो है ना अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैली एरियाज में, वैली मतलब पहाड़ के नीचे वाले एरियाज में यू यूजुअली फाइंड लोमी एंड सिल्टी सॉइल। ठीक है, अपर स्लोप्स पहाड़ के ऊपर वाले एरिया में हमें कोर्स ग्रेन, थोड़ा सा खुरदुरा खुरदुरा सॉइल आपको मिलेगा। जहाँ पर स्नो एरियाज होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर सॉइल इतना नहीं होता है ना, यूजुअली पानी जो है, नदी जो है माउंटेनियस एरिया से सॉइल को ले जाती है। बट जो भी फॉरेस्ट सॉइल है इट इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ रिच इन ह्यूमस। क्यों? क्योंकि गाइस वहाँ जंगल है, जानवर मरते रहते हैं, पेड़ के जो लीव्स है वो गिरते रहते हैं, वो मिट्टी में मिलके उसको फर्टाइल करते हैं। तो इट एक्चुअली मतलब फॉरेस्ट एरियाज में वी सी कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस रिच है। बट अगर वहीं पहाड़ों में स्नो एरियाज में जाओगे तो यही सॉइल कम रिच, कम फर्टाइल होती है क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है। राइट, क्लियर? यस, लोअर पार्ट ऑफ द वैली, हाँ, माउंटेन सॉइल इज एनरिच विद रिच फर्टाइल लैंड्स। यहाँ पर हम लोग राइस, टी, बीन्स, कॉर्न, स्क्वाश ये सब ग्रो कर सकते हैं। ह्यूमस होता है बेटा ऑर्गेनिक मैटर, जैसे अगर हम मर जाएं, जानवर मरते हैं, लीव्स गिरते हैं, ये जो ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होते हैं तो हम ह्यूमस बनाते हैं। ठीक है, यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट? बच्चा आई विल गिव द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम चैनल। मैम एरिड सॉइल में फार्मिंग कर सकते हैं आदित्य, अगर ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए आप लिखोगे विद प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स एंड फैसिलिटीज वी कैन डू इरिगेशन, वी कैन डू एग्रीकल्चर इन एनी काइंड ऑफ सॉइल, है ना, बिकॉज हम ह्यूमंस हम सब कर चुके हैं। अब चलो अब हम लोग बात करते हैं ऑन, हाँ वीक क्विज होगा। मैम व्हाट इज डिनंडेशन? डिनंडेशन होता है बेटा कि जैसे स्नो, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है तो जो स्नो है ये नीचे गिरती है तो ये सॉइल को भी अपने साथ ले जाती है ना, तो इसको डिनंडेशन बोलते हैं कि इट इज़ टेकिंग अवे द सॉइल, एक तरीके का इरोजन हो रहा है। ठीक है, खुरदुरा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर, मतलब जब ऊपर का टॉप सॉइल हवा, बारिश, बर्फ ये सब ले जाती है, द टॉप लेयर विच इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्यों होता है सॉइल इरोजन? या तो हमने पेड़ काट दिए, तो जो पेड़ होते हैं ना उनके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो जब हम पेड़ काट देते हैं तो प्रॉब्लम होती है ना, मतलब देयर इज नो रूट टू होल्ड द सॉइल। पेड़ काट देंगे तो बारिश होगी, वो टॉप सॉइल को ले जाएंगे, नदी जाएगी टॉप सॉइल को ले जाएगी। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीज को काटते हैं तो सॉइल भी चली जाती है। सेकेंड इज ओवर ग्रेजिंग। भाई जब गाय भैंस वगैरह होते हैं वो चारा खाते हैं, वो घास खाते हैं, तो खाते खाते टॉप लेयर ऑफ द सॉइल भी उनके मुंह में चली जाती है, फिर वो बार बार उसको खाते हैं, फिर मतलब लैंड पे कोई ग्रास कुछ होता नहीं, बारिश आती है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ले जाती है ना। कंस्ट्रक्शन वर्क, हम लोग पूरा कंक्रीट लगा रहे हैं ज़मीन पर तो सॉइल ख़त्म हो रही है। माइनिंग वर्क, पूरा हम लोग खोद रहे हैं ज़मीन को, सॉइल ख़त्म हो रही है। विंड, ग्लेशियर, वाटर, ऑल ऑफ दीज आर रीजंस व्हाई सॉइल इज गेटिंग इरोडेड। नाउ गाइज, पूरा हमारा प्लैनेट कितना ब्यूटीफुल है, कितना बैलेंस्ड है। सॉइल इरोजन नेचुरली होता है, नदी से होता है, हवा से होता है, बट उसी प्रोसेस में सॉइल फॉर्मेशन भी होता है। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सॉइल इरोजन अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है बिकॉज ऑल ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंड सॉइल फॉर्मेशन इतना फास्टर नहीं हो रहा। एंड व्हेन इफ देयर इज नो सॉइल देयर इज नो लाइफ, रिमेंबर दैट। ठीक है, टॉप लेयर इज द मोस्ट फर्टाइल, जहाँ पर आपके एक्चुअली ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं, उसका हम टॉप लेयर बोलते हैं। ठीक है, अब किस टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि जब पहाड़ से नदी नीचे आ रही है और वो एक ही पाथ ले रही है ना, उसके पास जीपीएस नहीं है कि भैया कोई और पाथ ले ले, उसको एक ही पाथ पता है आने का, एक ही पाथ ली जा रही है, वो सॉइल को टॉप सॉइल भी ले गई, मिडिल सॉइल भी ले गई, ली जा रही है, तो गली बन जाती है, इस तरीके की गली बन जाती है, एंड दिस बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, बेकार है ये लैंड हमारे लिए। ठीक है, वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? जब पानी जो है मतलब इस तरीके से जाती है, छोटा छोटा, जैसे ये लैंड है तो छोटा छोटा स्ट्रीम्स बना के जाती है ना, और ये स्ट्रीम्स जो है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को अपने साथ ले जाती है, जस्ट द टॉप लेयर।
इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है। नाउ सॉइल इरोजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम प्लाउइंग ठीक से नहीं कर रहे। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो आपने देखा होगा कि बैल से जो है प्लाउ अटैच्ड है और प्लाउइंग होती है, फार्मिंग होती है, तो उसको हम अच्छी तरीके से नहीं करते, तब भी जो है लैंड और सॉइल की क्वालिटी खराब हो सकती है। गुल्ली नहीं, गली ना। चलो अब इट्स लाइक व्हाट कैन वी डू टू कंजर्व सॉइल, क्या कर सकते हैं हम सॉइल को कंजर्व करने के लिए। पहला है हम कॉन्टोर प्लाउइंग कर सकते हैं। कॉन्टोर नहीं, इट इज स्लोप प्लाउइंग, मतलब जैसे पहाड़ है, पहाड़ के चारों तरफ अगर आप फार्मिंग करो, है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्टूर प्लाउइंग, ठीक है, अलोंग द स्लोप। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर अपने क्रॉप्स ग्रो करते हो और बारिश आती है या फिर नदी बह रही है तो जो क्रॉप्स है वो उसको रोक देते हैं, उसकी स्पीड को रोक देते हैं और सॉइल इतनी ज़्यादा इरोड नहीं होती, और जो पानी आता है उसको आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर लेते हो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टूर प्लाउइंग। फिर हम आते हैं शेल्टर बेल्ट्स पे। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? लैंड है, बहुत तेज हवा से टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ले जा सकती है, वो जो फर्टाइल लेयर है, तो उसके चारों तरफ हम पेड़ उगाते हैं लंबे लंबे, लाइक अ शेल्टर बेल्ट, शेल्टरिंग द लैंड। इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो वो हवा की स्पीड को कम कर देती है एंड इट प्रिवेंट्स इरोजन। फिर आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में पहाड़ के स्लोप को हम लोग ऐसे कट कर देते हैं इनटू स्टेप्स, राइट, सो दैट अगर बहुत तेज बारिश हो तो यहाँ स्टेप्स, मतलब ग्लास का पानी लेना अपने ऊपर डालना। मम्मी कहेंगी बेटा क्या तमाशा चल रहा है, बोलना सुरभि मैम ने कहा था, तो आप देखोगे पानी तुरंत नीचे चला जाएगा। वैसे अगर आप पानी स्टेप्स पे डालोगे तो धीरे धीरे पानी जाता है ना, स्पीड कम हो जाती है। वैसे ही जब आप स्टेप्स पे फार्मिंग करते हो तो जो पानी है उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो क्रॉप्स को पानी देते हुए नीचे जाता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। Everyone, this is your master teacher सुरभि गुप्ता from वेदांतु और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। So guys, welcome to today's session, live session, full live session, जहाँ पर we are going to be doing the NCERT questions of the chapter Resource and Development। इस चैप्टर का मैप भी हम अच्छी तरह समझेंगे, अच्छी तरह लर्न करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एंड में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस का वी क्विज भी होगा। So are you excited for this session? Quickly tell me OP क्यों? Yo in the chat box. जल्दी से एक अपने एक दोस्त और एक सहेली को आज के सेशन के लिए बुला लो। Alright, hi Dipanshu, hi Lavanya, hi Mandipा, hi guys, hi, yo to all of you too. Alright, so guys, you know who I am. I am your master teacher Surabhi Gupta. I have done my bachelor's from Lady Shri Ram College, Delhi University. फिर मैंने अपना मास्टर्स किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, एमफिल भी किया। Then I taught for a few years as an assistant professor in Delhi University. फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें की एक्चुअली, and now I am here at Vedantu teaching you guys SSG, है ना। तो ये है मेरी कहानी। I hope that you guys are regularly attending sessions, guys. 2023 जो नया एकेडमिक सेशन है उसका उमंग सीरीज शुरू हो गया है। दैट इज हमने आपका सोशल स्टडीज एकेडमिक के जो सेशंस है वो शुरू कर दिए हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सेशंस हमने कर लिए, विच इज फॉर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस संडे को उसका कंबाइंड सेशन आया था, तो आई होप आपने वो देख लिया हो। उसका पीडीएफ वहीं के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज या शायद कल तक अपडेट हो जाएगा, तो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड द पीडीएफ ऑल्सो, ठीक है। इस चैप्टर का भी जब डिटेल्ड वन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनेगा तो उसके नीचे पीडीएफ में डाल दूंगी, सो दैट यू कैन डाउनलोड और आप अपने आराम से देख सको उसको, ठीक है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, अच्छा सॉरी, हाँ सही तो बोल रही हूँ। तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट वन मोर थिंग, हर टाइम मैं आपको बोलती हूँ कि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सबके सब इसको इग्नोर करते हैं, है ना। लेकिन ऑल आई वांट इज दैट यू गिव मी 15, 20, मैक्सिमम 30 minutes ऑफ योर टाइम 4 days a week and sometimes even 2 days a week, है ना। एंड आई प्रॉमिस यू कि बाय द टाइम हम लोग आपके मिड टर्म्स तक आएंगे, यू विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट, और वो कॉन्फिडेंस जो है ना आपको एक अच्छी फीलिंग देगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी स्लो लगती है तो आप इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पे भी देख सकते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप रिप्ले देख रहे हो, है ना। हाय श्वेता, हाय कनिश, हाय सलोनी, जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो। आई एम वेटिंग फॉर द थम्स अप। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड एज आई सेड गाइस, एक इंसान के साथ तो शेयर कर ही लेना आप लोग, है ना। चलो शुरू करें।
मैं स्कूल नहीं जाती, तुम स्कूल ही नहीं जाती हो, क्या करती हो बेटा फिर? मस्ती। Alright, some days it's hard to find motivation, some days motivation finds you. तो ये आप बैर को सोचो, एग्जाम्स की वेट मत करो दौड़ लगाने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, वेट करो, वेट किसी की मत करो, खुद साइकिलिंग पे चले जाओ। आहा। चलो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो गाइस एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर चैट बॉक्स में दो। Which one of the following is the main cause of land degradation in पंजाब? पंजाब में लैंड की क्वालिटी क्यों खराब हो रही है? इंटेंसिव कल्टिवेशन, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन या ओवर ग्रेजिंग? लोगों को ऑप्शन कंफ्यूजन है सी और डी में। चलो समझते हैं। नो गाइस, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वहां पर काफी कैनाल्स बने जिससे काफी इरिगेशन होने लगा। एक ऐसा लैंड है पंजाब जहां पहले ज्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जाते थे, बट इरिगेशन की वजह से वहां पर ऐसे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं जैसे राइस, पैडी, है ना। तो ओवर इरिगेटेड लैंड जो है वो खराब हो रही है, लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। सो ओवर इरिगेशन इज द आंसर। क्लियर? ओवर इरिगेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? अब टेरेस कल्टीवेशन ऑब्वियसली एक हिली एरिया में होगा जहां बहुत सारे पहाड़ होंगे, तो व्हाट विल बी द आंसर? बिल्कुल सही बात, उत्तराखंड, है ना। प्लेन्स में तो होगा नहीं, पंजाब में ज्यादा पहाड़ है नहीं, हरियाणा में भी नहीं है, तो उत्तराखंड ऑब्वियस आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड? ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, तो हमें पता है कि डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, है ना, स्पेशली ये वाले एरिया में। तो आपका आया महाराष्ट्र। वेरी गुड। आज नहीं सर आज गाइस आपके कुल्लू सर ऐसे आ रहे हैं, मैं आ जाऊं सेशन में फन करने आप वीक क्विज के टाइम आना ऑलराइट, तो लेट अस लुक एट कुल्लू सर को बुलाएंगे हम वीक क्विज के टाइम, है ना, उनके साथ मजे करने। चलो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। पहले ये बता दो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही बात, महाराष्ट्र। अभी अगर आपके पास अपनी एनसीईआरटी आपके सामने है तो उस एनसीईआरटी को खोल लीजिए और वहीं पर आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। क्या मैं याद हूं? हाँ प्रतिष्ठा, आप याद हो। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और सोचो, छत्तीसगढ़। ऑलराइट, ठीक है, गुड। मध्य प्रदेश, ये भी सही है। विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन इट? ये तो आसान है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल क्योंकि कॉटन इज ग्रोन ऑन इट। अगला, what type of soil is found on the river deltas of eastern coast? तो गाइज ये है हमारा देश, है ना। यहाँ पर जो सदर्न रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी वगैरह, ये वाली जो रिवर्स है ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? जब जो रिवर है जब बूढ़ी हो जाती है, सी के अंदर जाने वाली होती है, तो वो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। इसको जब मतलब माउथ पे हो, सी में आने वाली होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो क्योंकि जो नदी है वो बहुत ज्यादा धीमे धीमे चलने लगती है, तो जो भी लगेज वो अपने साथ पूरी लाइफ में लाती है, सिल्ट, मिनरल, सॉल्ट वगैरह, उस सबको डिपॉजिट करने लगती है। एंड ये वाला जो सॉइल होता है, इसको एज आप बच्चे कह रहे हो, इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल। इट इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, अच्छा इसके फीचर्स बताओ, एल्यूवियल सॉइल के फीचर्स बता दो मुझे जल्दी से। सबसे पहली बात तो एल्यूवियल सॉइल के फीचर्स। मैम आज एसएसटी का पेपर तो अच्छा गया होपफुली। सिल्ट, वेरी गुड, उसमें वन कॉम्पोजिशन है सिल्ट, सॉल्ट और क्ले का, है ना, इसका आपका कॉम्पोजिशन है। बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, इसमें काफी अच्छे क्रॉप्स ग्रो होते हैं जैसे वीट, शुगर केन, पैडी, और फाइन टेक्सचर होता है, क्ले भी होता है, सिल्ट भी होता है, ऐसा नहीं अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। यू कैन डिवाइड एल्यूवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ एज इनटू 2 टाइप्स। उसके एज के हिसाब से आप एल्यूवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वेरी गुड। सबसे पहला है बूढ़ा भाबर, मतलब जो भंगर, बूढ़ा भंगर मतलब जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, और खाद जैसा वेरी फर्टाइल न्यू एल्यूवियल सॉइल जिसको हम बोलेंगे खादर, है ना। और क्या बोलोगे? इट इज वेरी रिच इन पोटैश, फॉस्फोरस,
है ना, लाइम, वेरी गुड। चलो आई थिंक हमने काफी फीचर्स बता दिया एलुवियल सॉइल के, है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। एक सेकेंड, ये हमने बता दिया था, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह, मेन टाइप ऑफ सॉइल्स बता दिए, वेरी फर्टाइल, पाए जाते हैं इन एरियाज दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड, जो बहुत ज़्यादा इरिगेशन वाले होते हैं, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम होता है, शुगर केन, पैडी, व्हीट ग्रो होता है, ये सब हमने बता दिया है। हाँ, अब हम आते हैं कि सॉइल इरोजन को हिली एरियाज में हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन, बट बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप एफॉरेस्टेशन लिखोगे और 1 मार्क का 1 पॉइंट है तो आपको हाफ पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है हिली एरियाज। तो ट्राई करो कि हिल रिलेटेड स्पेसिफिक आप मेजर्स दो। मतलब एफॉरेस्टेशन तो प्लेन एरियाज, प्लेटो एरियाज, हर जगह एफॉरेस्टेशन एक अच्छा पॉइंट है, बट कीप इट एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं जैसे कॉन्टूर प्लाउइंग। कॉन्टूर प्लाउइंग क्या होता है? अगर आपको याद है कि जो हिल होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होते, है ना, ये वाले जो हिल के चारों तरफ, कॉन्टूर मतलब स्लोप, तो स्लोप के चारों तरफ जब हम प्लाउइंग करते हैं, जब हम खेती करते हैं, तो क्या होता है कि जब बारिश आती है तो यहाँ पर उसको ऑपोजिशन मिलता है, वो पानी बहुत तेज सॉइल को उड़ा के नहीं ले जाता, है ना, इट्स क्रिएटिंग एन ऑपोजिशन, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टूर प्लाउइंग। दूसरा कुछ बच्चों ने कहा टेरेस फार्मिंग, बिल्कुल सही जवाब, 2 पॉइंट आपको मिल गए यहीं पर। टेरेस फार्मिंग बहुत ज्यादा स्टीप हिल्स में किया जाता है, जहां पर पहाड़ के स्लोप को सीढ़ियों की तरह काट दिया जाता है, वहां क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। उससे क्या होता है, जब पानी, बारिश का पानी नीचे आता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उस पानी को हम इरिगेशन में भी यूज कर लेते हैं, और जो पानी है वो सॉइल इरोजन भी नहीं करता। और क्या, शेल्टर बेल्स भी एक अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड, शेल्टर बेल्स अच्छा पॉइंट है, बट आपको आई होप याद है कि बहुत ज्यादा विंड से बचाने के लिए पेड़ को जब हम चारों तरफ ग्रो कर देते हैं उसको शेल्टर बेल्स बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी आप बोल सकते हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है जब आप बड़े से फील्ड को अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हो, यहाँ ग्रो करते हो व्हीट, यहाँ ग्रो करते हो पी, मटर। तो जब आपका व्हीट का हार्वेस्ट टाइम होता है तो मटर जो है तब भी उग रही होती है, तो जो क्रॉप्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल को कंट्रोल करके रखते हैं, सॉइल इरोजन होने नहीं देते। क्लियर? हाँ, इंटरक्रॉपिंग सेम चीज। चलो अब हम आते हैं बिग क्वेश्चंस पे, 5 मार्कर वाले पे। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया and why has the land under forest not increased since 1960-1961? तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट समझते हैं। लैंड यूज पैटर्न क्या होता है? लैंड यूज पैटर्न होता है कि हम लैंड को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इंडिया में हम लैंड यूज पैटर्न मतलब लैंड को किस तरीके से यूज करते हैं? मत पढ़ाओ मैम, चिल करो, हम पढ़ना थोड़ी ना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं हम पैसे वाले बनना चाहते, नहीं 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 नहीं, हमें तो झाड़ू पोछा लगाना है मैम लाइफ में, क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो यही करना चाहते हैं, है ना। और ओके, तो अलग अलग तरीके से लैंड को यूज किया जाता है, एंड हियर यू कैन टॉक अबाउट फॉरेस्ट लैंड, यू कैन टॉक अबाउट, मतलब डिपेंड्स, बट कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, फैलो लैंड है, इरिगेशन के लिए लैंड यूज किया जाता है, वगैरह वगैरह। Important part of the question is this: why has land not increased under forest area? सबसे पहले आप लोगों ने सही आंसर देना शुरू, हाँ ये भी लिख सकते हो कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। नहीं पता तो सेशन देख लो, मैं समझा चुकी हूँ सेशन में, ठीक है। बट हाँ, पहला आप बोल सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे यहाँ हुआ था, जब बहुत जोरों से हमने एग्रीकल्चर और इरिगेशन को प्रमोट किया था, उससे बहुत ज्यादा हम लोगों ने पेड़ काटे और एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, राइट। सो दैट पॉइंट। सेकेंड आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से भी फॉरेस्ट एरिया कम हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का डिमांड बढ़ रहा है, मतलब एक एक की जनता बढ़ रही है तो भैया खाना चाहिए, हमारी डिमांड भी, हमें फोन भी चाहिए, हमें 10 तरीके के कपड़े भी चाहिए, तो फैक्ट्री उसके लिए, है ना, ये इन सब चीजों की वजह से भी फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, राइट। मोस्ट ऑफ द लाइक 54% of the area of India is now available for cultivation, out of which 25% जो है वेस्ट लैंड है, 3% जो है ग्रास लैंड है, ठीक है। एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी काफी लैंड यूज आजकल हो रहा है, दैट इज वाई,
ठीक है, सैनिटाइज योर हैंड। अब बेटा हाँ वीक क्विज होगा, 15 क्वेश्चंस का वीक क्विज होगा। हाय राम अनिकेत, हो जाएगा सेशन। अच्छा 6:15 को ही शुरू है तो बाद में कर लेना ये वाला सेशन, मर्जी आपकी। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बताओ। यस वेरी गुड आशु, दैट इज ऑल्सो, हाँ 15 क्वेश्चंस का है कि पहले भी हम लोग रिसोर्सेज को कंज्यूम करते थे, 50 साल पहले भी, 100 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, 1 मिलियन ईयर्स अगो भी, है ना। तो ऐसा क्या हुआ, व्हाट वर द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस दैट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। लीचिंग बता दीजिए, बताऊंगी इस क्वेश्चन के बाद। वेरी गुड, साई चंद्रा ने बोला मैम हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। उससे क्या हुआ, क्योंकि अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप करने लगे हैं। मतलब पहले फ़ोन नहीं होते थे तो इतना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते थे, है ना। लोग जो है अपना मिट्टी का कढ़ाई में खाना बनाते थे, अब फैंसी आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर न्यू काइंड्स ऑफ गुड्स, है ना, एंड उससे रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ गया है। बिल्कुल सही बात, इंडस्ट्रियल मोर गुड्स। तो चलो समझते हैं। पहला है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। जैसे आपने बोला कि अब हमारे यहाँ ज़्यादा फैंसी चीज़ों की प्रोडक्शन होने लगी है, तो ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, कंजम्पशन बढ़ गया है, राइट। सेकंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए, इनकम बढ़ गई है। जब इनकम बढ़ती है ना तो लोगों की डिमांड भी बढ़ जाती है। पहले मुझे याद है जब हम छोटे थे तो वी यूज टू गो आउट टू ईट मे बी वंस इन 2-3 मंथ्स। अब तो भैया अगर एक बार हफ्ते में बाहर का कुछ नहीं खाया तो लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज इनकम हैज इंक्रीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज, है ना। तो ज्यादा कंजम्पशन भी होने लगा है, राइट। एंड द थर्ड इज द कोरिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जब लोगों के पास पैसा होता है तो फिर लोग जो है टेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगता है। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो ज्यादा रिसोर्सेज बनने लगते हैं। इट्स अ साइकिल, ज्यादा रिसोर्सेज बनते हैं तो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, राइट। इसीलिए अब आजकल ज्यादा कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। वेरी गुड मैम। फ्री में करती है झाड़ू पोछा मम्मी। बेटा मम्मी सच में झाड़ू से मारेंगी। हाय दिव्या। चलो लेट्स नाउ डू द फाइनल पार्ट ऑफ टुडेज सेशन बिफोर वी गो टू द वीक क्विज, एंड दैट इज मैप प्रैक्टिस। गाइज ये मैप है जो आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। इस मैप से आई हैव 100% फीलिंग दैट यू विल गेट दैट 1 मार्कर कॉम्पिटेंसी टाइप जो क्वेश्चंस नहीं होते वो वाला। तो इसको ना आप अच्छी तरीके से तकिए के नीचे, दीवार के ऊपर, बाथरूम के दीवार पे चिपका दो, जैसे हर टाइम नहाते हुए देख लो, है ना। तो यहाँ पर ये ग्रीन वाला क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ये वाला जो मतलब क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, तो उस टाइप की सॉइल है। रिच इन ह्यूमस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका है जो रिवर से बना है, कौन से रिवर से, बिग रिवर से, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा। ये वाला है एल्यूवियल सॉइल। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी एल्यूवियल सॉइल है इन द ईस्टर्न प्लेन्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो रिवर्स है यहाँ पर डेल्टा बनाती है, साउथ की रिवर्स डेल्टा बनाती है और यहाँ सिल्ट छोड़ती है। वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों नहीं है? 2 रिवर्स तो यहाँ भी जाती है ना, नर्मदा, तापी। यहां पर क्यों नहीं है आपका एल्यूवियल सॉइल? कोई बताएगा मुझे? हाँ, हाउ ओल्ड आर यू? क्यों? हाँ याद है 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेन्स है उसके वजह से रिवर जो है डेल्टा नहीं बना पाती, वो स्टीप होता है, वो डायरेक्टली सी में घुस जाती है, एस्टुअरीज बनाती है। पर एस्टुअरी नहीं भी याद हो, बस याद रखो यहाँ डेल्टा नहीं बनाती, तो यहाँ एल्यूवियल सॉइल नहीं है, ठीक है। देन वी कम टू रेड एंड ब्लैक सॉइल। ये वाला जो पार्ट है रेड एंड ब्लैक सॉइल है, थोड़ा इतना फर्टाइल नहीं होता ये पार्ट। आयरन कंटेंट की वजह से रेड होता है, जब हाइड्रेट हो जाता है तो येलो हो जाता है, तो रेड एंड येलो सॉइल। देन यू हैव ये डेक्कन एरिया में ब्लैक सॉइल विच इज वेरी रिच इन, मतलब काफी ज्यादा यहाँ कॉटन ग्रो हो सकता है, सो यू हैव योर ब्लैक सॉइल। फिर आता है आपका लैटेराइट सॉइल। अब जिस बच्चे को इसमें कंफ्यूजन था, मैम कैन यू एक्सप्लेन येलो सॉइल? बेटा रेड सॉइल में पानी आ जाता है, बारिश हो जाती है, येलो में हो जाता है, दैट्स इट, है ना। यू हैव टू नो कि इट इज रेड बिकॉज आयरन डिफ्यूज होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से ये वाला सॉइल बनता है, ठीक है। चलो लैटेराइट सॉइल समझते हैं। तो गाइस दिस इज लैटेराइट सॉइल, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको।
कुछ कुछ एरियाज जहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है या बहुत ज्यादा धूप होती है, जैसे कोस्टल एरिया है ना, यहाँ से ही मानसून विंड्स आते हैं, अगर आपको याद है यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ से मानसून विंड्स आते हैं, माउंटेन को टकराते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो जिन भी एरियाज में बहुत तेज बारिश होती है ना, वो जो पानी होता है बारिश का, वो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ले जाता रहता है, ले जाता रहता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग, है ना। जब हवा या बारिश जो है लेयर बाय लेयर ऑफ द सॉइल को ले जाती है अपने साथ, तो जो सॉइल बची हुई होती है ना, वो बड़ी ब्रिक की तरह हार्ड हो जाती है। सॉइल बची हुई होती है ना, वो बड़ी ब्रिक की तरह, ठीक है, आई थिंक मैंने कुछ दबा दिया, ब्रिक की तरह हार्ड हो जाती है। एंड दैट लाइक फ्रॉम दैट यू गेट लैटेराइट सॉइल। क्लियर क्लियर। फिर एरिड सॉइल, एरिड सॉइल राजस्थान एरिया में, एरिड मतलब ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्ट? बेटा सिल्ट सैंड क्ले, तो सिल्ट मतलब बहुत छोटा वाला जो होता है सिल्ट, सैंड थोड़ा बड़ा होता है, क्ले बिल्कुल ही चिकना होता है आटे की तरह। तो अलग अलग टाइप के टाइप्स ऑफ सॉइल को हम सिल्ट, सैंड, क्ले ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैम कॉटन छोड़कर और क्या ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में? कुछ भी ग्रो हो सकता है, बट इट इज बेस्ट फॉर कॉटन क्योंकि उसमें सेल्फ एरेशन प्रॉपर्टी होती है, दैट इज हवा अंदर तक जाती है। तो कॉटन बहुत खुशी खुशी वहां ग्रो करते हैं, तो वहां पर मोस्टली यही ग्रो होता है। कुछ भी ग्रो कर सकते हो आप, टमाटर ग्रो कर सकते हो, कुछ भी ग्रो कर सकते हो। चलो आ जाओ वीक क्विज पे। 228478 नीचे लिंक है तो उसको दबा दो। वॉटरी मत बोलना गाइस, वॉटरी, सेल्फ एरेशन, ये सब टर्म्स आपको ना याद करने पड़ेंगे। वॉटरी पॉटरी लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा मम्मी आपको फ्री में झाड़ू पोछा लगवाती है बेटा? चलो करवाती है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओह नो, कहाँ गया? आ जाओ वीक क्विज पे आ जाओ। 228478 इज द लिंक। कम ऑन गाइज, आई होप आपको चैप्टर में मजा आया। आई लव दिस चैप्टर। आई थिंक ये वाला चैप्टर इतना लॉजिकल है, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सॉइल की जो एक होते हैं ना प्रॉपर्टीज आपको याद करने हैं, बाकी सब थोड़ा आसान है, लॉजिक है। तो मेक श्योर दैट यू डू दिस चैप्टर अभी से ही। इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस सेशंस, डू वॉच इट। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है, दे दो। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दो। एंड गाइज एक प्लीज स्टार्ट शेयरिंग वीडियोस, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई स्टार्ट मेकिंग सम अमेजिंग नोट सेशन फॉर यू, बट वो तभी होगा अगर आप और शेयर करोगे। फुल ऑन ब्लैकमेल नहीं करूंगी, आई विल बी डूइंग दैट सेशन। आ जाओ आ जाओ। आजकल आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं क्या? हाय राम अद्वेश तो बिल्कुल ही तीर मार रहा है मेरे दिल में। आई डोंट केयर दैट मच अबाउट इट वैसे ऐसा नहीं है। आई थिंक मतलब एज अ यूट्यूब एजुकेटर आई टेल यू द ऑनेस्ट ट्रूथ। ऑफ कोर्स यू नो वी वांट कि मोर एंड मोर पीपल वॉच आवर वीडियोस, जिससे हम पॉपुलर हो, बच्चे हमें हमारी द वे वी टीच उसको पसंद करें। मतलब होता है ना बच्चे बोले कि यार सुरभि मैम ने हमें पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था, एंड देन दे टेल देयर जूनियर्स। That's the feeling that everyone wants. चलो आ जाओ। Can we start? Yes? हाँ बेटा, NCERT क्वेश्चन से डायरेक्टली एग्जाम में आता है। Lots of kids make this mistake of ignoring NCERT questions, but it comes directly from it. तो याद रखो वो करने का। चलो let us start with the very first question. लैटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। देखो लैटराइट सॉइल वैसे तो भाई उसमें ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते, बट आजकल क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स है, इरिगेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से लैटराइट सॉइल में भी हम ग्रो करने लगे हैं कुछ चीज़ें। सो व्हाट आर द थिंग्स? यूजुअली प्लांटेशन, फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, टी, कॉफी एंड कैश्यू नट इज द करेक्ट आंसर। गुड जॉब गुड जॉब। कोई बात नहीं, ये थोड़ा रटने वाला था, तो इवन इफ यू गॉट इट रॉन्ग इट्स ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल। कौन सा है ये सॉइल? दिख रहा है राजस्थान एरिया में, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लैटेराइट सॉइल? कैटमैन ये अजीब सी चीज क्या लिखी है आपने? भगवान जी और एक पॉप कल्चर से क्या रिलेशन है? भगवान जी अपनी जगह,
Yes, the answer is arid soil. Very good, very good. All right. मजा आ रहा है? हाँ, जब सही आंसर आता है कितना मजा आता है. एरिड सॉइल है गाइस, राजस्थान एरिया में ड्राई सॉइल है ना, वहां पर कुछ ग्रो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन इरिगेशन से कुछ चीजें ग्रो करने लगे. No one hurt my feelings. It's okay. Due to high temperature, I cannot hold moisture and humus content, but I have more salt content. Who am I? अरे वाह, कह रहा है कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा गर्मी के वजह से मेरे अंदर ज्यादा ह्यूमस नहीं है, मैं फर्टाइल नहीं हूँ, पर मेरे पास सॉल्ट कंटेंट है. मैं कौन हूँ? कौन है भाई, हमें नहीं पता. तो गाइज इट्स एरिड सॉइल, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट आ गया. तो जो भी ड्राई सॉइल होती है ना, मतलब इवेपोरेशन जब वाटर का होता है वो पीछे अपना सॉल्ट छोड़ देती है, तो एरिड सॉइल इज योर सॉल्टी सॉइल. क्लियर? चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं. वी हैव कौस्ता मित्रानी, श्लोक लव सोशल. वेरी गुड श्लोक. एक श्लोक मेरा 8th स्टैंडर्ड में भी था. आर यू द सेम श्लोक? अभिनव, मृतिका, प्राची, जानवी, वासु, वैष्णवी, अंशिका. लाइक a few years, like last year or maybe last to last year, याद नहीं. Actually, I am a clay and fine particle formed from lava flows. I have high moisture content retaining capacity. Who am I? Hi राम, आज तो काफी सारे who am I's आ रहे. Thank you कुमकुम. Yes, the answer is black soil. Lava flows से बनता है, इसलिए उसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं. And it has water retaining capacity. Good job. Good. Let's move on to question number 5. Which amongst the following is not a step in planning the use of resource? Let's see if you remember this part. Identification and inventory of resources, developing infrastructure to harness resources, using the resources faster than the rate of replenishment, ensuring the development. अच्छा बहुत जल्दी गया, but anyways, तो गाइस रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स है. बहुत अच्छी तरह मैंने ये 3 स्टेप्स पढ़ाए हैं. अगर आपने अभी तक नहीं किए तो वीडियो देख लेना, फर्स्ट वीडियो में जिसमें हमने पढ़ा था कि पहले जो है आप आइडेंटिफाई करते हो, पता करते हो कि भैया आपके पास रिसोर्सेज क्या है. फिर आप टाइम टेबल बनाते हो, एक प्लान बनाते हो कि आपके पास इन्वेंट्री क्या है, कैसे आप रिसोर्सेज को यूज करोगे. फिर आप उस प्लान को मैच करते हो विद नेशनल डेवलपमेंटल प्लान, है ना. बट आप क्या नहीं करते? यू डू नॉट यूज रिसोर्सेज फास्टर देन द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट. मतलब ये नहीं कि आप रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज करते हो. दैट इज समथिंग यू डोंट डू. ऑलराइट, गुड जॉब. Let's move on to question number 6. On the basis of origin, resources को किन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? Time is up. गाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बोला गया है. इतने कम बच्चों ने क्यों आंसर दिया? अच्छा ये रहा, सॉरी. बायोटिक एंड ए बायोटिक, दैट इज करेक्ट. वो दिखा नहीं मुझे सामने बोर्ड पे. बायोटिक एंड ए बायोटिक इज द करेक्ट आंसर. हाँ समझ गई मैं शारवानी. क्वेश्चन नंबर 7. डैश अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इंडिया. डेजर्ट, प्लेटो, माउंटेन या प्लेन. कुलदीप सर गए यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं, बाकी मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि ये माइक बहुत ध्यान से लगा रखा है आज मैंने. 2 बार ये खराब हो रखा है आज. यहाँ दिखेंगे तो बुला लूंगी. यस, माउंटेन्स इज द करेक्ट आंसर. गुड जॉब. माउंटेन्स इज 30%. मैक्सिमम लैंड एरिया किसमें? प्लेन्स में, है ना. श्लोक लास्ट सोशल, दैट इज वाई ही इज ऑन टॉप. कौस्तभ, अभिनव, मित्रानी, जानवी, अंशिका, सुभाश्री, भूमि, अनुप्रिया एंड आइशानी ऑन टॉप. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following statement about Agenda 21 is true? It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental. पढ़ लो भाई, बहुत सारा है, पढ़ लो. हाँ, I can't see him. All right. Agenda 21. Which of the following statement is true?
इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही बात. इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट, ये भी सही है. ऑब्जेक्टिव एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड नॉट ड्रॉ, नहीं नॉट ड्रॉ नहीं, इट शुड ड्रॉ इट्स लोकल 21 एजेंडा. ठीक है, 2021 तक क्या अचीव करेगा. सो बोथ ए एंड बी इज, भाई आगे क्यों नहीं जा रहा, ट्रू. बहुत कम टाइम है ना, आई नो, ज्यादा में ऑप्शन है तो आई गेस आई विल मेक श्योर गाइज. आई होप इफ कंटेंट टीम इज वॉचिंग दिस, भाई ऑप्शन ज्यादा है तो ज्यादा टाइम दो. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेक, मतलब वो लैंड डिग्रेड कर देगा, लैंड डिग्रेड कर देगा, वो चेक नहीं करता, खराब कर देगा लैंड को. Yes guys, नहीं, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेक लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि वो लैंड डिग्रेडेशन को चेक नहीं करता. मतलब द आंसर इज डिफॉरेस्टेशन. समझ रहे हो कि अगर हमने ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया तो वो चेक करेगा, ये ओवर इरिगेशन को किया तो चेक मतलब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसको नहीं रोकेगा, समझ रहे हो, और खराब करेगा लैंड को. एनीवेज ठीक है बच्चों, आई नो लेस टाइम, पक्का अगली बार ज्यादा टाइम का मिलेगा. ठीक है, आई विल मेक श्योर. कैन यू गिव वन मैसेज गाइज. अभिषेक सर इज नॉट इवन पिकिंग माई कॉल. व्हाट मैसेज कैन आई गिव हिम फ्रॉम योर साइड, बता दो. विच कोल्ड डेजर्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. लेह, लद्दाख, द्रास या कारगिल. ये तो आसान है. Hi Ram, how many seconds have they given? Yes, it is Ladakh. Ladakh is isolated from the rest of the country. Aing, Shlok Love Social, तुम नीचे कैसे गिर गए? Question 11. What is the percentage share of plains in the total land area? मैंने कहा सबसे ज्यादा plains का है, कितना है? कितना है? मैम लेट हो गई, कितनी देर मुर्गा बनूं? हा अमन, कोई बात नहीं बेटा, मुर्गा मत बनो, बस आंसर बता दो. 43% इज द करेक्ट आंसर. मैंने कहा मैक्सिमम, तो आप लोगों ने 53% को ठोक दिया है ना. सब पता है मुझे आपका दिमाग कैसे चलता है. अंशिका, सुभाश्री, जानवी, मृतिका, अनुप्रिया, कौस्तभ, भूमि, भावी, मित्रानी, शशांक ऑन टॉप. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. A&R. Plowing along the contour lines decelerates the flow of water down the slope and controls soil erosion. Soil erosion is washing away of the top layer of soil or denudation of soil cover. टाइम यार डबल होना चाहिए था, है ना. बस चलो समझते हैं. पहला क्या कह रहे हैं कि अगर आप स्लोप पे प्लाउइंग करो तो सॉइल इरोजन कंट्रोल होगा. सही बात है. दूसरा है कि सॉइल इरोजन जो है जब टॉप लेयर को ले जाता है उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं. बट गाइज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. प्लाउइंग से सॉइल इरोजन कम होता है क्योंकि मतलब आई डोंट थिंक, आई थिंक ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. बाकी हम देख लेते हैं एक बार. भाई हाँ, बी शुड बी करेक्ट क्योंकि देयर इज नो, मतलब द सेकंड इज ओनली अ डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन, है ना. मतलब इट इज अ सेपरेट स्टेटमेंट देन सॉइल इरोजन. ठीक है, आई नो टाइम कम है थोड़ा, आप आराम से दे दो आंसर सोच के. सो सॉरी गाइज, नेक्स्ट टाइम पक्का से वी विल मेक श्योर दैट कंटेंट टीम नोज दैट देयर शुड बी गिवन मोर टाइम. हम कंटेंट टीम से मैं सेम क्विज कराऊंगी आज इस सेशन के बाद, है ना. कहूंगी बेटा तुम करके दिखाओ, बड़े आए कम टाइम देने के लिए. अगला क्वेश्चन, लैटेराइट सॉइल डेफिशिएंट किसमें होता है. कैल्शियम कार्बोनेट, प्लांट न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरिक कंटेंट या नन. मैम किसी को ऑफलाइन मुर्गा बनाया है? नहीं बेटा अभी तक तो नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो कॉलेज में तो हम नहीं कर पाते हैं. तो गाइज लैटेराइट सॉइल इज डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. गुड, क्योंकि वहां पर प्लांट्स कम है ना, बहुत बारिश की वजह से वैसे भी टॉप लेयर चली जाती है तो ह्यूमस कंटेंट कम होता है. कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम एक्सप्लेन अगेन. तो गाइस पहले वाले क्वेश्चन में पहला चीज स्टेटमेंट है कि कॉन्टूर प्लाउइंग हम क्यों करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन कम हो. दूसरा रीजन दे रखा है सॉइल रीजन क्या है उसका, क्यों
कॉन्टूर प्लाउइंग कम करता है? क्योंकि कॉन्टूर प्लाउइंग से पानी का जो वो है स्पीड है वो कम होता है, सॉइल इरोजन मतलब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल नहीं ले जाता है। बट सेकंड रीजन क्या दे रखा है? सॉइल इरोजन का डेफिनेशन, मतलब बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट बोथ ऑफ देम आर सेपरेट स्टेटमेंट्स, है ना। चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं जल्दी 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 जल्दी। वी हैव सुभाश्री, अंशिका, जानवी, कौस्तभ, अनुप्रिया, शशांक, मृतिका, भूमि, श्लोक, तुषार। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द लोकेशन गिवन इन द मैप। कौन सा है बच्चों ये सॉइल? बहुत आसान है, बहुत आसान है। Yes, the answer is mountain or forest soil. Good job, good job. Let's look at the final. You like the session? Thank you बच्चा। Assertion, resources जो है they are not vital for any developmental activity. Excessive consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. अबे भाई रुक जा भाई, रुक जा, टाइम रुक जा। अरे ये क्या हुआ? आई नो यू गाइज डिडंट हैव टाइम बट अभी बता दो, अभी सोच लो आंसर। इवन इफ यू कुड नॉट आंसर इन द वीक क्विज, आप अभी आंसर बता दो क्या होना चाहिए सोच के। रिसोर्सेज आर नॉट वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ये तो फॉल्स है। रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Excessive consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. Excessive consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. ये सही है, that is true. So A is false and B is true, है ना? A is false and B is true. तो option C सही होना चाहिए, है? Excessive consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. Guys, how is R false? How is R false? बताना मुझको थोड़ा। Resources are not vital for any developmental activity. That is true. That is false, right? Excessive consumption नहीं, पहला वाला false है, मुझे पता है। दूसरे वाले की बात कर रही हूँ, दूसरे वाले की बात कर रही हूँ। Excessive consumption and over-utilization of resources से socio-economic problems और environmental problems होगी। A is not true, but B is R is not true. अच्छा ये इसमें है ही नहीं ऑप्शन। गाइस ये स्टेट ये गलत है, गलत लिखा है। अच्छा मे लिखा है, नहीं नहीं, आई थिंक दे मेड इट रॉन्ग। यहाँ पर ऑप्शन A is true, ऑप्शन B is false, बट यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना? तो फिर क्वेश्चन ही गलत था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मे लीड टू, तो आप कह रहे हो मे नहीं होना चाहिए, विल लीड टू होना चाहिए। ओके वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है। चलो वी हैव द विनर, पर जाने से पहले होमवर्क क्वेश्चन सुनते हुए जाना। वी हैव सुभाश्री हु इज ऑन टॉप, देन वी हैव कौस्तभ एंड अंशिका। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। मैम आई हैव लर्नड रशियन फ्लुएंटली, टुमारो इज योर विक्ट्री डे। अरे वाह, सो गाइस गुड जॉब, लेट्स कांग्रेचुलेट ऑल थ्री ऑफ यू। ऐसे ही सेशंस में आते रहना और होमवर्क आंसर जरूर देना जो मैं आपके सामने रखने वाली हूं अभी। कहाँ गया मेरा होमवर्क क्वेश्चन? हाँ जी, होमवर्क क्वेश्चन है, soil also follows a cycle of formation and soil erosion to maintain proper balance, true or false? ये है आपका होमवर्क। अरे एक ही होमवर्क क्वेश्चन है, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन मैं दे देती हूँ आप लोगों को, मैं दे रही हूँ दूसरा होमवर्क क्वेश्चन। दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है कि बहुत ही आसान, बिना बुक खोले, बिना गूगल करे, अपने शब्दों में सोच के, आई वांट टू सी हाउ मच यू रिमेंबर, यू हैव टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, बिना गूगल करे, आपको बस कमेंट सेक्शन में लिख डालना है आफ्टर द सेशन, right? You will guys, you can always follow us here on our Telegram channel जहाँ पर we put updates, we also put PDF as time goes ahead. You can also follow me on my Instagram, अगर आप हो Instagram पे surabhi.vedantu, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो वहाँ पर, नहीं हो तो कोई बात नहीं, right? And that is it. Thank you for coming to today's session. राजेंद्र लीचिंग में बता दूँ मैं लीचिंग, है ना, देख लेना।
So guys, thank you for coming to today's session. We will be continuing with your sessions tomorrow also. कल हम लोग करने वाले हैं with the very first chapter of power sharing of civics. तो उसके लिए आ जाना. I love that chapter. मजे से पढ़ेंगे. So this is your master teacher Surabhi signing out. Love you. Bye bye. Please let me know कि कैसा लगा आज का session. कैसे बंद होगा ये? खो गया. Okay, I'm not able to stop it. I am not able to. Oh, ये रहा. गलत माउस था मेरे पास. गलत माउस था.